हाँ। तो अभी विजय ने जो क्वेश्चन पूछा, उन्होंने ये पूछा है कि हमें लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली, ये दो हम देखते हैं, इनको हमें कहाँ यूज करना होता है, तो इसका एप्लीकेशन है। तो आगे आप ना कुछ टॉपिक्स आप लोग देखोगे। सबसे पहला आप नाम सुनोगे सुदर्शन चक्र के नाम से टॉपिक है ना, बृहद पराशर और शास्त्र में कंप्लीट चैप्टर है इसके ऊपर, सुदर्शन चक्र के नाम से। ठीक है। और इस पे मैंने पूरा कोर्स भी कराया है, इसे काफी सारी वीडियोस नेट पे ऑनलाइन है अवेलेबल, तो इंटरेस्टेड हो तो देख सकते हैं। तो सुदर्शन चक्र पद्धति क्या बोलता है कि इस चैप्टर में, ये चैप्टर जब पढ़ोगे तो बीपीएचएस जो है, बृहद पराशर और शास्त्र, ये कन्वर्सेशन है पराशर ऋषि और मैत्रेय, उनका शिष्य है, उन दोनों के बीच में, है ना। तो मैत्रेय पूछते हैं कि आपने इतना सारा चीज आपने पढ़ा दिया, ये करा दिया, कलयुग में आदमी की बुद्धि तो वैसे भी कम हो जाएगी, है ना। अभी अभी के जैसे बुद्धि होगी नहीं, और ना वो धर्मशास्त्र का ज्ञान होगा, ना संस्कृत का ज्ञान होगा, ना व्याकरण का ज्ञान होगा, ना उसकी गणित की समझ इतनी अच्छी होगी, तो इतनी कॉम्प्लेक्स चीजें वो कैसे करेगा। तो पराशर ऋषि बोलते हैं कि ये तुमने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है, तो इसके लिए मैं आपको एक सेकंड, तारा जी तो वेटिंग पे नहीं है, वो भी गलत लिंक पे है, तो उनको वही लिंक दीजिए जो मैंने आपको भेजा है। तो धारा जी का भी, धारा जी है तो यस। सी क्लास में ही। हाँ हूँ सर। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो लगता है पुराना देख लिया होगा। ठीक है ना। तो पराशर ऋषि जी उनसे बोलते हैं कि मैं, आपने जो क्वेश्चन पूछा है, मैं ना लोगों की समझ के लिए, ताकि वो अच्छा इसका यूटिलाइज कर पाए, मैं आपको एक सिस्टम बताता हूँ, उसको हम सुदर्शन चक्र पद्धति बोलते हैं। ये पद्धति ऐसा है जो कलयुग में बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाली है, और बहुत प्रिसाइज काम करती है। जब कोई सिस्टम काम ना करे तब इसको यूज करो। ठीक है। अभी सुदर्शन चक्र पद्धति है क्या। तो सुदर्शन चक्र पद्धति ये बोलता है कि आपको कोई भी इवेंट आप देखते हो लग्न से, है ना, वही सेम इवेंट आप चंद्रमा से भी देखो, वही सेम इवेंट आप सूर्य से भी, मतलब चंद्रमा को लग्न बना के सूर्य को लग्न बना के, आपके पास अब तीन कुंडलियां होगी। ठीक है। तो इन्हीं तीनों कुंडली को हमें सुपर इम्पोज कर देना होता है। जैसे ये देखिए, अब ये लग्न कौन सा है, स्कॉर्पियो लग्न। ठीक है। अच्छा, स्कॉर्पियो लग्न। ये बड़ा कंफ्यूजिंग सा है ना। अब दिखाऊंगा तो आप जिंदगी में कभी यूज ना करोगे, तो जैसे करते इतना कंफ्यूजिंग है ना, स्टार्ट थोड़ा इसको इजी करता है। ये देखिए, ये सेम कुंडली है। इन्होंने क्या किया है, ये टॉरस लग्न की कुंडली है। ठीक है। और चंद्रमा इनका धनु राशि में था, तो धनु राशि से धनु धनु को भी बना दिया, और सूर्य इनका लिब्रा में है ना।
ये तीनों को देख रहे हो, एक ही इसमें अरेंज कर दिया है ना। तो किया क्या कि सुदर्शन चक्र पद्धति क्या बोलता है कि आपको सारे इवेंट जो है वो आपको सूर्य कुंडली, चंद्र कुंडली और लग्न को आपको मिला के आपको देखना होता है। ठीक है, ये मैं आपको जनरल मैंने बताया, इसमें और भी चीजें हैं। ठीक है, एक तो चंद्रमा कुंडली का यहाँ पर यूज, सबसे बड़ा जो इसका यूज होगा, आपको आगे ऐसे बहुत से नियम मिलेंगे जो आपको आपको ये पर्टिकुलर टेक्निक आपको चंद्र कुंडली से देखना है, ये आपको लग्न से वहां चंद्र कुंडली यूज होगी। दूसरा, एक गोचर नाम का चीज आप सुने, ट्रांजिट, है ना। ट्रांजिट में दो चीजों का यूज होता है, एक लग्न कुंडली और एक चंद्र कुंडली। ठीक है, एप्लीकेशन आपको मिलेगा वो चंद्र कुंडली से मिलता है। ठीक है, तो जब आप लोग ट्रांजिट गोचर आप पढ़ोगे तो बिना वो चंद्र, वहां पर इसका यूज होगा। तो चंद्र कुंडली बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो क्या बोलते हैं कि चंद्रमा जो होता है ना वो बीज होता है, सीड। ये मैंने आपको शायद बताया था क्लास में, आपको मैं पहले पढ़ाया ये चंद्रमा सीड है और ये सब चीजें किया था ना। तो इसलिए चंद्र कुंडली बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि वो आपको सीड लेवल पे चीजें वो शो करता है, इसलिए यूज किया जाता है। ठीक है, बट अभी आप लोग को इसमें कंफ्यूजन नहीं रखना मन में कि चंद्रमा कुंडली को मुझे करना है नहीं करना है, अभी कुछ नहीं करना। अभी आप हर जगह सिर्फ लग्न कुंडली यूज करेंगे। ठीक है, चंद्रमा सूर्य कुंडली ये सब हम आगे पढ़ेंगे जब एडवांस का, अभी जरूरत नहीं। ठीक है, पर अभी मान लो कि इंपॉर्टेंट है और बहुत जगह इससे यूज होगा, खासकर ट्रांसपोर्ट, अभी जरूरत नहीं। ठीक है भैया। हाँ म्यूजिक। सर मेरा जो क्वेश्चन है बड़ा एलिमेंटल सा क्वेश्चन है, मतलब वेरी, आई मीन आई डोंट नो वेदर इट विल मेक सेंस और नॉट, बट आई स्टिल प्रेफर आस्किंग। सर एक एक हम जो सिस्टम कर रहे हैं दैट इज द वैदिक सिस्टम। एक सिस्टम जो मुझे पता है दैट इज द वेस्टर्न सिस्टम ऑल्सो। जैसे मेरा असेंडेंट अगर लियो है वैदिक सिस्टम के हिसाब से, मून साइन मेरा कुछ है, वहां पे अगर जाते हैं तो वहां पे एक एक अलग तीसरा एक साइन निकल के आता है। सो आई एम येट टू अंडरस्टैंड कि मतलब ये क्या है, आई मीन व्हाट इज इट एंड व्हाई द डिफरेंस एंड ये जैसे, मतलब इट्स अ वेरी जनरल क्वेश्चन बट आई डोंट नो हाउ व्हाई द डिफरेंस एंड व्हाट इट एग्जैक्टली इज। हाँ उसमें वेस्टर्न आपको, सिस्टम क्या चीज है? हाँ, उसमें आपको इतना कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। देखिए क्या होता है ना कि वैदिक ज्योतिष यहाँ की डेवलपमेंट है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी जी। बात हो, यहाँ पर उनके अपने नहीं, ये बहुत हाईली डेवलप्ड सिस्टम है जो कि वेस्टर्न इतना नहीं है। राइट। ठीक है, तो वेस्टर्न सिस्टम में पैरामीटर सारे सेम है, वहाँ भी ग्रह यूज होंगे, आपके हाउसेज होते हैं, सब जी। रिप्रेजेंटेशन का तरीका अलग, वहाँ चार्ट एक अलग तरीके से बना, सर्कुलर चार्ट होता है। ठीक है, ठीक वहाँ है। वो आस्पेक्ट लेने के उनके तरीके अलग हैं थोड़े से। ठीक है, तो वैदिक में भी यूज होते हैं, वो भी लेते हैं। जो आप जिस साइन की आप बात कर रहे हो उसे बोलते हैं हम लोग सन साइन, जी है ना। जी हम बिल्कुल। लोग वैदिक में प्रिफर करते हैं मून साइन। जी सर। हम मून की इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, वो सन की इंपॉर्टेंस देते हैं, इतना फर्क है। बाकी सब लगभग पैरामीटर सारे सेम ही हैं, कोई फर्क नहीं। ठीक है, टर्मिनोलॉजीज में फर्क है जी। ना। बाकी जो कोर जो फिलोसफी है, कोर साइंस है, वो सेम है ना। तो आपका, राइट। जब आप पैदा होते हैं, आपका चंद्रमा जिस राशि में होता है, जिस नक्षत्र में होता है, वो हम इम्पोर्टेंस देते हैं। वो सूर्य राशि को इम्पोर्टेंस है। इसे इसलिए आप देखते हो टीवी में, न्यूज़पेपर में ना, आपका जन्म इस महीने में हुआ है तो आपकी ये राशि ये है, वो ऐसा हाँ वो करते हैं वो। महीने के हिसाब से चलते हैं सर, जी जी। हाँ, तो वो सन साइन है, वो वेस्टर्न सिस्टम। बट सर यहाँ पे एक कंफ्यूजन और मेरे दिमाग में आती है, हाँ। एज पर व्हाट यू सेड, कि वहां पे अगर सन साइन की इंपॉर्टेंस है तो फॉर एग्जांपल मेरा सूर्य जिस राशि में है दैट इज टॉरस। हम्म, ठीक है। और हम्म। वेस्टर्न सिस्टम के हिसाब से अगर अगर मंथ वाइज देखा जाए, डेट और मंथ को कैलकुलेट करके देखा जाए, तो मेरा वेस्टर्न सिस्टम के हिसाब से मेरा सन साइन बनता है जेमिनी। तो यहाँ पे भी एक डिस्पैरिटी आ गई सर। नहीं, डिस्पैरिटी नहीं है, ये हाउसेस का ये डिफरेंसेस है ना। तो कभी ये ओके। समझेंगे तो वो मैं आपको मे क्लियर बी कर डिग्री दूंगा। डिफरेंसेस और समथिंग डिग्री लाइक दैट। वाइज, हाँ, डिग्रीज की वजह से ओके। ये होता है।
अदरवाइज वो ओके सेम है, ओके, उसमें कोई फर्क नहीं है मैं ना। समझ गया सर, वो डिग्रीज का डिफरेंस होगा। ये बिल्कुल मैं डिफरेंस समझ। है। तो जी। इसलिए हमें, आपको इन फ्यूचर भी कभी डेविएट होने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, आप यही फॉलो करो, वैदिक सिस्टम इज मोर सुपीरियर एडवांस देन द वेस्टर्न, है ना। राइट सर, नो डाउट थैंक यू। वेस्टर्न्स में काफी रिसर्च हुआ है इस पे, है ना। आज के जी जो टाइम में जो हमको जरूरत है ना, उन चीजों में उन लोगों ने काफी काम किया है। वैदिक टाइम जी। पे रिसर्च था, उन लोगों ने अपना उस टाइम पे जो जरूरत थी उस टाइम पे अकॉर्डिंग काम किया, बट आज के टाइम पे रिसर्च के नाम पे तो कुछ नहीं हो रहा है ना, पुरानी चीजों को ही नए तरीके से ला के उसी को रिसर्च मान देते हैं, तो इसीलिए वेस्टर्न ज्यादा आगे चल रहा है, तो रिसर्च के नाम पे। ठीक है, चलिए, तो ये सब हो गए हो तो सर आपने टॉपिक सर का। दूसरा उनकी डिग्री, हाँ। तो दूसरा उनकी डिग्रीज भी बदल जाती हैं क्योंकि वो साइड रियल वर्सेस जो हाँ, दूसरी उनकी कैलकुलेशन है वो टोटली डिफरेंट है। कुछ बेसिक चीजों में बुनियादी लेवल पे फर्क है, जैसे सिग्नल जोडिएक और ये सब पढ़ते हैं ना, उसमें जी ट्रॉपिकल सिग्नल से फर्क आता है, तो उसकी वजह से काफी जी सारी चीजों में डिफरेंस देखने को मिलता है। इसलिए अभी इस लेवल पे आपको उतना सोचने की अब जरूरत नहीं है, वरना कंफ्यूजन आप लोग की और बढ़े। बिल्कुल। ठीक है, तो अभी यही सिस्टम लेके चलते हैं, साफ सुथरा सिस्टम, कुछ है। ठीक। अच्छा, तो हमने लास्ट सेशन में हमने वर्गास की हमने स्टार्ट की थी, अब जस्ट मैंने इंट्रोडक्शन आपको दिया था। मैंने आपको ये बताया था कि कितने तरह के हमारे पास स्कीम है, बेसिकली हमें चार स्कीम हमने पढ़े थे, षडवर्ग, सप्तवर्ग, दशवर्ग एंड षोडश वर्ग। ये इन फ्यूचर जब आप पढ़ेंगे तो इनमें से कोई एक एक वर्ग सिस्टम को आप फॉलो करने वाले हैं। ठीक है, मोस्टली आप षोडश वर्ग को आप लेंगे क्योंकि यही ज्यादा पॉपुलर है। ठीक है, और अगर आप क्लासिकल बुक्स के अकॉर्डिंग आप पढ़ेंगे, आप प्रश्न मार्ग या दीपिका टाइप का, तो आप दशवर्ग ज्यादा यूज करोगे, थर्ड वाला। ठीक है, इस कोर्स में हम लोग, मैं कुछ पर्टिकुलर डिविजन्स की मैं पिक करूंगा, ठीक है, आपको दिखाने के लिए। बट जो रूल आपको बताऊंगा वो कहीं भी लगा सकते हैं, किसी भी वर्ग का, उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, वो रूल्स मैं आपको आज बताऊंगा एक बार करके, उसको आप थोड़ा ध्यान से समझना। ठीक, ये है। बाकी ये आपको मैंने पूरे 16 वर्ग का नाम, है ना, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं और इनसे क्या हमारी क्या चीज हम देख सकते हैं चार्ट से, ये मैंने आपको बताया है। इसकी डिटेल स्टडी होती है, ये हमारे कोर्स का पार्ट इसमें नहीं है, एडवांस में हम करेंगे, बट आपको ये इसका बेसिक्स आपको पता होना चाहिए कि इस रिवीजन से हम क्या चीज सीखते हैं। क्लियर, ये आप लोग एक बार गो थ्रू करें। अब क्या करना है, ठीक है, तो हम आते हैं अपने एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन पे। एक ही चार्ट है, ठीक। हमने बीसीपी हमने स्टार्ट किया था, ईयर कैलकुलेशन कैसे करते हैं ये हमने समझा था, है ना, कौन सा ईयर की रनिंग है और उस पर्टिकुलर ईयर में कौन सा हाउस एक्टिवेटेड है, ये चीज हमने करी, करेक्ट। तो मैं अभी आपको ना दो पर्टिकुलर इवेंट पे हम डिस्कस करते हैं, एक इवेंट मैरिज का और एक इवेंट करियर का। ठीक है, क्योंकि ये दो मेजर हमारे लिए फिलहाल है, क्योंकि हेल्थ का करेंगे वो भी कर सकते हैं। आप करियर एंड मैरिज वाला आप देखोगे, बाकी सारी चीजें आप अपने आप कर सकते हैं, ये रूल्स आपके लिए सिमिलर है। सबसे पहले हमने मैरिज के लिए कौन सा वर्ग की बात करी थी, इसको याद है? D9। T9 के लिए गुलशन जी, ठीक है, मैरिज के लिए T9, करियर के लिए विशाम शाह। D10। T10, D10। शाम शाम, ठीक है। ठीक है भैया, समझ आ गया। करियर के लिए और मैरिज के लिए ये पर्टिकुलर वर्ग का हमने चार्ट में मेंशन किया था कि ये दो वर्ग देख सकते हैं। तो उस वर्ग को देखने का मतलब क्या है, इसे क्या फर्क मिल जाएगा। हमें पता है कि करियर हमें देखना है, तो हमारे पास ये 10th हाउस तो ऑलरेडी है ना, राहु वाला बैठा हुआ है 10th हाउस में, एरी साइन में राहु है ऑलरेडी। तो जरूरत क्या है हमें D10 स्टार्ट में? क्या मैं राहु एरीज में नहीं बता सकता? बता सकता है बिल्कुल, है ना। हम लोग इसको जब भृगुनंदी नाड़ी पढ़ते हैं तो हम लोग इतना ही यूज करके हम लोग करियर प्रेडिक्शंस करते हैं। जब हमारे पास ये फैसिलिटी है तो हमें क्या जरूरत है वर्क। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये वैदिक ज्योतिष में हर एक सब्जेक्ट अपने आप में पूर्ण सक्षम है,
रिजल्ट देने के लिए। डिपेंड करता है आपकी एक्सपर्टीज किस में है। तो इसका मतलब आपसे ये नहीं बोला जा रहा कि वर्गा यूज करो तो वो सब छोड़ दो। नहीं, वो डिपेंड आप पे करता है, वो आपकी चॉइस। ठीक है, आप यहाँ से जाइए चाहे वहां से जाइए, रिजल्ट आपको वही मिलता है। तो एक रिज्यूम की सारी सेटिंग्स चेंज हो गई। हाँ ठीक है। तो D10 का मतलब ये है कि जैसे मैंने आपको बताया कि वर्गा वर्गा मतलब कि वो राशि का डिवीजन है। मैं आपसे ये बोलता हूँ कि राहु एरीज में है, ठीक है, तो वो 10th हाउस में है, एरीज साइन में। बट वो दशांशा में, वो एक पर्टिकुलर एक एक वर्ग में पड़ा हुआ है। ठीक है, वो आपको दशांशा वाला चार्ट आपको बताता है। इसकी कैलकुलेशन होती है, कैलकुलेशन में हम नहीं जाते हैं इतना लंबा चौड़ा। बट ये जो हो रहा आपको एक फीचर देता है, आप यहाँ पर जाके आप इसको चार्ट को चेंज कर सकते हैं। है ना, यहाँ गए हम लोग, हमने D10 चार्ट लगाया। ये देख रहे हैं ये वाला चार्ट पर्टिकुलर, ये D10 चार्ट, ये ऊपर लिखा हुआ है D10, दशांशा बोलते हैं इसे। राहु मेरा यहाँ पर एरीज में है, D10 में राहु कहाँ बैठा है? एरीज में ही 8th हाउस यहाँ में। भी एरीज में किया। ठीक है, तो इसका मतलब कि राहु जो है वो एरीज की जो क्वालिटीज वाला, स्पेशली जो प्रोफेशन जो एस्पेक्ट है, वो बहुत डोमिनेंट तरीके से वो रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, एक और देखिए, एक 10th हाउस का लॉर्ड कौन है? एरीज का लॉर्ड हो गया मार्स। है, मार्स। मार्स हो गया। D10 में मार्स कहाँ बैठा हुआ है? 3rd हाउस में लिब्रा में। थर्ड हाउस में लिब्रा में। थर्ड सॉरी हाउस में सेकंड लिब्रा में हाउस, कहाँ पे? सॉरी सेकंड सेकंड हाउस लिब्रा में है। सेकंड सेकंड हाउस लिब्रा में। हाँ, तो देखिए, यहाँ भी केतु मार्स है, यहाँ भी केतु मार्स, दोनों ही सेम साइन में बैठे। तो मतलब इस कुंडली में कुछ तो ऐसी बात है कि इस पर्सन का D10, जो 10th हाउस का लॉर्ड है, वो भी सेम दशांशा में है। और जो राहु जो है, जो 10th हाउस में है, वो भी सेम दशांशा में बैठा हुआ है। तो इसका मतलब कि ये जो केतु राहु की जो प्रॉपर्टीज हैं, सॉरी, मार्स, यहाँ पर मार्स लिब्रा में है, तो यहाँ पर ये मार्स। कैप्रिकॉर्न साइन में है ना, एक्सॉल्टेड में। तो ये जो राहु की कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज है जो बहुत प्रोमिनेंट है इस चार्ट में। तो राहु से रिलेटेड प्रोफेशनल एलिमेंट इस पर्सन के लाइफ में मिले हुए। ठीक है, पहली बात, इसको मैं देखने का तरीका बता रहा हूँ कि ऐसा हम लोग इसमें इंटरप्रेट करें। तो क्या सर इसका मतलब मैं ये निकालूं कि क्या सिर्फ राहु और मार्स ही हैं जो करियर में इसकी हेल्प करने वाले हैं, क्या बाकी ग्रह कुछ नहीं करेंगे? अगर बाकी ग्रहों का कुछ रोल नहीं है, तो जब इनकी दशाएं चलेंगी तो क्या उस टाइम पे करियर में कुछ भी नहीं होता क्या? ऐसा तो नहीं होता है ना। ग्रह की दशा कुछ ना कुछ चलती रहती है हर टाइम पे, और करियर भी आपका हर टाइम पे चलता है, हर टाइम पे कुछ ना कुछ होता रहता है। इसका मतलब कि हर ग्रह कुछ ना कुछ तो देखो कर रहा है कभी, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। जब लग्न कुंडली आप देखते हो, राहु यहाँ बैठा हुआ है, मर्क्यूरी एस्पेक्ट कर रहा है, मार्स एस्पेक्ट करता है, जुपिटर एस्पेक्ट कर रहा है ना। सैटर्न का कोई रोल नहीं है यहाँ पे, वीनस का कोई रोल नहीं है, सन और मून का कोई रोल नहीं है। समझ में आ गई बात, मैंने ऐसा क्यों बोला? तो नहीं सर। क्या हम ये बोलें कि वीनस, सन, मून, सैटर्न, ये कुछ नहीं करने वाले करियर में? क्या हम बोल सकते हैं सर कि इनकी दशा आ जाए, गोचर आ जाए, इस पर उनके फर्क नहीं पड़ता, ना अच्छा ना बुरा? क्या ऐसा होता है? ऐसा नो नहीं सर। होता है। ठीक है, बट नहीं। लग्न लग्न कुंडली में तो डायरेक्टली कोई कनेक्शन ही नहीं है इसमें। तो फिर कैसे इंटरप्रिटेशन होगा इस पर्टिकुलर चीज का? आप समझ रहे हो बात कि क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ? तो ये जो वर्ग है, दशांश वर्ग है ना, ये यहाँ पर आप देख रहे हो कि हर ग्रह कोई ना कोई राशि ऑक्यूपाई किया हुआ है। ठीक है, तो हर ग्रह करियर लेवल पे आपको दशांशा आपको ये हेल्प कर, ये बताएगी कि वो पर्टिकुलर प्लैनेट करियर में आपको क्या देने वाला है ना। जैसे मैंने बोला कि सूर्य 5th हाउस में मून के साथ है, 10th के साथ कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है,
हालांकि है, दोनों का डिस्पोजिटर सेम है बस। ठीक है। वीनस को लेंगे, वीनस का कोई डायरेक्टली कनेक्शन नहीं होगा, ना एस्पेक्ट लेवल पे ना डिस्पोजिटर लेवल पे। ठीक है। बट ये जो वीनस जो वर्गो में बैठा है यहाँ पर डेबिटेशन में, है ना, यही वीनस यहाँ पर एक्वेरियस में D10 में। ठीक है। एक्वेरियस में D10 में। तो मतलब कि ये जो वीनस है, इसकी जब भी दशा अंतरदशा कुछ भी ऑपरेट होगी ना, तो ये एक्वेरियस साइन का रिजल्ट देगा। ठीक है, मैं दोबारा बोलता हूँ तो थोड़ा ध्यान से समझना। मैंने बोला कि वो एक्वेरियस का रिजल्ट देगा, मैंने ये नहीं बोला कि वो एक्वेरियस 6th हाउस का रिजल्ट देगा, नहीं। मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ कि वीनस जब भी एक्टिवेट होगा दशा में, गोचर में या BCP में, तो वो वर्गो का भी रिजल्ट देगा, है ना, और एक्वेरियस का भी रिजल्ट देगा। क्लियर, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि वर्गो और एक्वेरियस के अलावा वीनस 3rd हाउस का भी रिजल्ट देगा और 8th हाउस का भी रिजल्ट देगा। समझ में आया? 8th हाउस मैंने क्यों बोला, वो इसलिए बोला क्योंकि D10 में वो एक्वेरियस। एक्वेरियस साइन में है, और यही एक्वेरियस साइन आपके D1 में पड़ता है अष्टम में। ठीक है। सर हाँ। क्योंकि राहु एक्वेरियस का को लॉर्ड है इसलिए हमने एक्वेरियस लिया। नहीं, हमने वो इसलिए लिया क्योंकि ये जो वीनस जो है, ये देखो एक्वेरियस में है, और जी। है ना, और ये एक्वेरियस साइन आपका मेन चार्ट देखो हमेशा राशि चार्ट रहने वाला। ठीक है, D1 हाँ चार्ट। इस D1 चार्ट में एक्वेरियस कहाँ बैठा है? 8th हाउस में। 8th हाउस में। इसलिए बोला कि वीनस जब भी काम करेगा ना, वो 3rd का भी रिजल्ट देगा, 8th का भी रिजल्ट। जी। अभी हमने कुछ देर पहले ये बोला कि राहु 8th हाउस में है, करेक्ट। इसको 8th हाउस नहीं बोलना है, इसका बोलना कि राहु मेष अंश में है, मतलब कि एरीज साइन में है, बट है वो 10th हाउस में ही अभी। इसको बोला जाता है वर्गोत्तम। हाँ जी, राशि वर्गोत्तम हो गया ये। हाँ, तो वो वहां भी राशि वर्गोत्तम बोलते हैं, भाव वर्गोत्तम कोई नहीं बोलता, हाँ जी। है ना। भाव भाव नहीं इसमें होंगे, इसमें आप राशि अंशांक का काउंट करेंगे। ठीक है। तो इसका मतलब रूल बड़ा सिंपल है कि कोई भी वर्ग चार्ट आप उठाते हैं, उस वर्ग की एप्लीकेशन आपको पता है। ठीक है। आप देखेंगे वो ग्रह उस पर्टिकुलर वर्ग चार्ट में किस राशि में बैठा हुआ है, वही सेम राशि को आप ढूंढेंगे D1 में। ठीक है, तो वो पर्टिकुलर प्लैनेट, वो राशि, वो पर्टिकुलर हाउस फ्रॉम D1 एक्टिवेट करेगा अपने दशा या BCP। सर हाँ। सर अगर राशि सेम है तो वर्गोत्तम है, मतलब आप हम्म। अगर भाव सेम है तो वर्गोत्तम नहीं है, राशि सेम है तो वर्गोत्तम है। राशि राशि से बोला, भाव। ठीक है। ठीक है सर, भाव का ठीक मतलब है। यहाँ मतलब ये हुआ कि आप बोलते हैं लग्न वर्गोत्तम, इसका मतलब क्या होता है? कर्क लग्न है यहाँ पे, अगर यहाँ भी कर्क लग्न ही उदय हो तो वो लग्न वर्गोत्तम बोलते हैं उसको। ये सिर्फ मैं लग्न के समझ। केस में एक्टिवेट होगा, क्योंकि लग्न उदय होने में डिग्री टू उदय हो रहा है, करेक्ट। वो पर्टिकुलर डिग्री का भी आप दशांश निकाल सकते हैं। ठीक है, वो है, वो सर आएगा, मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल आपको तो ये इसमें राहु, हाँ। हाँ, राहु जो है, सिंस वो दोनों दोनों चार्ट्स में मेष में है, तो राहु वर्गोत्तम है। वर्गोत्तम। ठीक तो है। सर सूर्य भी वर्गोत्तम का, वर्गोत्तम है। हाँ, सूर्य भी वर्गोत्तम है। ठीक है। ठीक है ना। ये वर्गोत्तम होने से होगा क्या? वर्ग उत्तम, ये वर्गों में, ये उत्तम वर्ग में बैठा हुआ ये प्लानट। तो स्ट्रेंथ में भी उसकी बढ़ गई सर, प्लेनेट हाँ, की। स्ट्रेंथ, प्लानट की स्ट्रेंथ ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है जब वर्गोत्तम होता है ना। इसको देखो, एक्चुअल में ना हम लोग जब ये चार्ट, हमको चार्ट देखने की आदत पड़ गई है बचपन से, मतलब जब से आप ज्योतिष पढ़ रहे हो तब से। ठीक है, हर जगह जब वर्गा की बात होती है तब चार्ट हमारे मन में आता है। एक्चुअल में इसको ऐसे नहीं देखा जाता, इसको देखा जाता है तो किस तरीके से। यहाँ राइट क्लिक करेंगे आप, तो इसमें आएगा
और डिविजनल लॉन्गिट्यूड। ये देख रहे हो, ये बड़ा कॉम्प्लेक्स है। ये है असली चीज, देखने लायक, जो हमें देखना चाहिए पहले से। बट इसमें डरना नहीं है, ये वही चीज है जो अभी तक हम कर रहे थे। ये आपके लिए आसान कर देता है। क्या आसान कर देता है? सूर्य है, ठीक है, D1 में है, स्कॉर्पियो साइन में। D9 में भी स्कॉर्पियो में है, वर्गोत्तम में है। देख रहे हैं यहाँ पर स्कॉर्पियो लिखा हुआ है, 14 डिग्री स्कॉर्पियो, 9 डिग्री स्कॉर्पियो। मून स्कॉर्पियो में है, कैंसर में है। मार्स कैप्रिकॉर्न एक्वेरियस से वही चीज है, इन्होंने टेबुलर फॉर्म में दी। ठीक है। जब वो वर्ग अध्याय आप पढ़ेंगे जब एडवांस ज्योतिष में, तो वहां पर एक स्ट्रेंथ होती है, उसको विंशोपाक बल बोला जाता है। ठीक है, या वर्गोत्तम बल बोलते हैं उसको। उसमें क्या होता है कि कोई भी ग्रह है, जितने ज्यादा वर्गों में वो एक्सोल्टेशन में रहेगा, है ना, समझ रहे हैं? मतलब कि अगर 16 वर्ग है आपके पास, 16 में से अगर वो 8 वर्ग में जाके एक्सोल्टेड हो गया, तो वो ग्रह बहुत पावरफुल माना जाता है ना, क्योंकि वो अपने इतने मल्टीपल डिविजनल चार्ट में जाके वो एक्सोल्टेड होता जा रहा है, उसकी स्ट्रेंथ गेन हो जा रही है हर हर वर्ग में। उस ग्रह की जो परफॉर्मेंस है लग्न चार्ट में, वो एक अलग तरीके से मिलती है। तो कोई ग्रह एक्सोल्टेशन में है, अपने साइन में है, ठीक है, सेम साइन में है, वर्गोत्तम में, ये तीन प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो उस प्लेनेट की स्ट्रेंथ को ना कई गुना बढ़ा देती है। तो जब वर्गा का चैप्टर आप डिटेल में पढ़ोगे ना, उसमें ये आपको बल मिलेगा। मजे की बात यह है कि सारे क्लासिकल बुक में वर्गा चैप्टर स्टार्ट कैलकुलेशन से होता है, एंड इसी बल कैलकुलेशन में हो जाता है, खत्म हो जाता है चैप्टर। इसके अलावा वर्गा को कैसे यूज करना है किसी भी बुक्स में कहीं नहीं दिया। ठीक है। बट अच्छी बात है कि आज के टाइम पे हमारे पास बहुत सारी मॉडर्न ऑथर्स की बुक्स हैं, जो रिसर्च में उन्होंने बहुत सारे फर्दर रिसर्च किया है, पता नहीं कैसे आया बट किए हैं। ठीक है। बट ऋषि अमर सिंह ऋषि बोलता है कि वर्गस का यूज इतना है कि आप उस ग्रह की स्ट्रेंथ को आप मेजर कर सकते हैं। क्लास के बाद आप लोग एटलीस्ट, अगर आपके पास फल दीपिका है, तो थर्ड चैप्टर आप लोग ओपन करना। ठीक है, वर्ग भेदाध्याय इसके नाम से चैप्टर है। वो चैप्टर आप देखना ऐसे रफली खोल के। ठीक है। उसमें 10-12 श्लोक तक तो वो डिविजनल चार्ट्स का कैलकुलेशन के बारे में बात हो रही है, कैसे होगा। उसके बाद उसमें का आपको चैप्टर मिलेगा, इसमें उस ग्रह की स्ट्रेंथ यूज करना बताए, इस ग्रह की स्ट्रेंथ कैसे कैलकुलेट करी जाए। ठीक है। और जो ग्रह सबसे पावरफुल होता है कुंडली में ना, वो उस पर्सन के फीचर भी ऐसी होता है। वो पर्सन उस ग्रह से रिलेटेड बिहेवियर करता है, वो पर्सन उस ग्रह से रिलेटेड प्रोफेशन को भी चूज करता है। अब समस्या आती है कि मैं कैसे आइडेंटिफाई करूं कि कौन सा ग्रह मेरे में सबसे पावरफुल है। तो हम बोलते हैं जाके तुम शटबल चेक कर लो। एक तो ये ऑप्शन है। और एल्स अब क्या कर सकते हैं, स्ट्रेंथ में जाएंगे। ठीक है। एक तो ये हो गया शटबल, ऊपर वाला पैनल। ठीक है। ये आप देख रहे हो विमशोपात, ये हमने पढ़ा था 10 वर्ग, इसमें 10 डिविजन्स होते हैं, षोडश वर्ग 16, सप्तवर्ग 7, षटवर्ग 6। तो ये क्या बोला कि सूर्य जो है 10 वर्ग में 72% बल है इसके अंदर, स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ वाइज, है ना। षोडश वर्ग में 71%। ये डिपेंड करता है कौन सा स्कीम आप यूज कर रहे हैं। तो जनरली हम लोग षोडश वर्ग यूज कर रहे हैं, तब ये वाला फॉलो करेंगे सेकंड। तो ये पैनल आपको ना वो बता रहा है स्ट्रेंथ। आप इस पूरे में देखो कि कौन सा ग्रह सबसे पावरफुल लिख रहा है। सब। ठीक है, समझ रहे 71%। बाकी अगर आप देख रहे हो 66, 61, 68, 63, मार्जिनल आसपास ही है। 68 मर्क्यूरी और वीनस, ये लगभग करीब ही है सन की, बट सन पावरफुल है सबसे ज्यादा स्टार्ट में। केतु नहीं कैलकुलेट करेंगे। केतु 78 है। केतु 78 में, हाँ केतु 70, तो सन और केतु, ये हाँ दो केतु। प्लैनेट है ना 78 में। सन एंड केतु ये दो प्लैनेट ऐसे हैं जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ गेन किए हुए हैं। तो इस पर्सन की जो फीचर्स और जो डोमिनेंसी होगी ना, वो ये दो ग्रहों से होगी।
ये आपको आप लोग टेस्ट करना हॉरोस्कोप्स में, आपको समझ में आएगा। ठीक है, ये एक तरीके का स्ट्रेंथ है जज करना। ये हम तो पढ़ाता नहीं है कोई, क्योंकि इसको पढ़ाने के लिए पहले उसको वर्गा बताओ, ये बताओ, बहुत लंबी प्रोसेस होता है, लोग स्किप कर देते हैं। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कुछ होता नहीं है। ठीक है, बट आप लोग वर्ग यूज करें, पता तो होना चाहिए ना एक्चुअली बनी क्यों नहीं। तो जब आप वो फलदीपिका पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि ऋषि जी दो तीन कॉन्सेप्ट की बात कर रहा है, कि वर्गा चार्ट कैसे कैलकुलेट होता है और उसको किस लिए यूज कर रहे हैं। वो यूज करता है ग्रह की स्ट्रेंथ निकालने, बस। वो ये नहीं बता रहा कि D9 में जाके तुम वाइफ के बारे में जानो, D10 में जाके तुम करियर को देखो। ये तो लिखा है कि करियर में होता है, बट कैसे देखना है ये नहीं बताया। ठीक है, ये फर्दर स्टडी है इसकी, इसके लिए अलग नाड़ी ग्रंथ भी है, जैसे मैंने आपको बताया कि ध्रुव नाड़ी नाम से एक है जिसमें वर्ग चार्ट के बारे में है। ठीक है, बट ये एक एप्लीकेशन है, ये जियोरा में इनबिल्ट आता है। आप ये ग्राफिकल फॉर्म में भी दिखता है ना। विंशो पाक वाला एकदम देख रहे थे, 14.6 सन, 15.4। ठीक है, तो करियर आइडेंटिफाई करने का सबसे इजीएस्ट मेथड पता है क्या है? आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होगा। इस केतु और सन को आप देखो कि कौन 10th हाउस को ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है। वो पर्टिकुलर प्लैनेट जो होता है ना, वो करियर। बस एक सूत्र में करियर आइडेंटिफिकेशन हो जाता है। अगर आपके पास ये फीचर ना हो अभी, ये जेओरा का, तो आपको ये मैनुअली आपको ऐसे चेक करना पड़ता है हर एक को जाके, कौन सा एग्जॉल्टेड है, कौन सा अपने साइन में है, ऐसे करके आप लिस्ट बनाते हैं पूरा, है ना। फिर आपको ये पता लगता है। बट अब जेओरा में ये फटाफट फीचर है, इसको आप देख लो षोडश वर्ग में। षोडश वर्ग या दश वर्ग, ये दो में से कोई एक ही यूज करना। ठीक है, मैं प्रेफरेंस देता हूँ दश वर्ग को, जो मैं अपने पर्सनली अपने काम के लिए, बट जनरली लोग प्रिफर करते हैं षोडश वर्ग। अब दोनों को टेस्ट करो, जो आपको समझ में आता है वो यूज करो। ठीक है, अगर मैं ये भी यूज करूंगा तब भी सन और केतु ही आते हैं यहाँ, फर्क नहीं होगा। ठीक है, अब इस सन और देखो केतु बैठा है 4th हाउस में, और सन यहाँ पर है। सन और 10th हाउस में एक रिलेशन है, दैट इज पॉजिटिव, कनेक्टेड है दोनों ही। ठीक है, केतु कनेक्टेड है। केतु का मैं 7th एस्पेक्ट नहीं लेता, ना राहु का 7th एस्पेक्ट लेता हूँ। बट हाँ, केतु मरकुरी के साथ है, मरकुरी का एस्पेक्ट ढूंढ रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो मरकुरी के साथ केतु यहाँ पर है, बट यहाँ पर सन डायरेक्टली कनेक्टेड है इसके साथ। तो केतु और सन ही जजमेंटल प्लैनेट है, इसमें करियर की सबसे ज्यादा आसान हो गया करियर आइडेंटिफिकेशन। कोई दिक्कत इसमें? और ध्यान देना कि यही सन D10 में भी और D1 में, दोनों में वो है, वर्गोत्तम भी, है ना। दोनों में स्कॉर्पियो साइन में था, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया तो, यस सर। है ना। तो सन की प्रॉपर्टी वाली गाइडेंस इसको मिलती है। अब क्या है क्या नहीं, वो सन के कारक तो आपको पता होना चाहिए, बाकी सारी चीजें आप इन्वेस्टिगेट करो, बट एटलीस्ट एक प्लैनेट तो डिसाइड हुआ आपका यहाँ पे, है ना। ऐसे आप, अब आपको सोचना है कि ये मैंने आपको एक तो ये बता दिया कि ऐसे मैंने निकाला कि मैंने पावरफुल प्लैनेट को आइडेंटिफाई किया, उसने निकाला। क्या ये सूत्र हम लोग बाकी इवेंट्स के लिए भी लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं, सोचिएगा इस बारे में। ठीक है, अब आते हैं तो हम, मैं क्या बता रहा हूँ इसके बाद। हाँ अमित जी पूछ रहे थे बेटा। सर अभी आपने लगन वर्गोत्तम की बात करी। हम्म। लगन इज फ्रॉम व्हाट आई नो इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ अ चार्ट। हम्म। अगर किसी अगर किसी डिविजनल चार्ट में लगन वर्गोत्तम निकलता है तो उसकी क्या ब्रॉड इंटरप्रिटेशन क्या हो सकती है? मतलब मैं बहुत ज्यादा इन डेप्थ इंटरप्रिटेशन नहीं पूछ रहा आपसे, ब्रॉड इंटरप्रिटेशन। जैसे सपोज कीजिए D1 में अगर कोई लगन है, वही सेम लगन अगर D9 में हम्म। सेम लगन, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, तो उसकी ब्रॉड इंटरप्रिटेशन क्या हुई? ब्रॉड इंटरप्रिटेशन देखिए, D9 हम लोग किस लिए देखते हैं? हम जनरली बात करते हैं भाग्य के लिए, करेक्ट। जी सर। तो हम बोल सकते हैं ये पर्सन भाग्यवान होगा,
इज अ बहुत लकी पर्सन, है ना। ओके, मेहनत मेहनत कम करेगा, फटाफट लक फेवर करेगा। ये मैं जनरल इंटरप्रिटेशन बता रहा हूँ, समझ गया सर। है ना। बट अगर मान के चलो यही D1 का लग्न और D10 का लग्न सेम है, फिर अब क्या बोलोगे, कर्म प्रधान है, जी, बहुत मेहनती, मतलब कर्म को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देने वाला इंपॉर्टेंस इंसान हो देगा, जाएगा। बोल सकते जी हैं। जी। करेक्ट। जी अब अभी आप इसी चार्ट में देखो, ये कैंसर लग्न उदय है इसका, ठीक है। कैंसर हाँ जी लग्न सर। इसका कौन से में जाके इसका वर्गोत्तम दिखता है, D27 में, है ना। हाँ D27 आप देख रहे हो, यहाँ पर लिखा है डी हाँ जी, ट्वेंटी हाँ जी, सेवन हाँ जी सर, हाँ। हाँ जी सर, हाँ जी सर, अब हाँ डी जी। D27 हम किसके लिए देखते हैं, नक्षत्रांश बोलते हैं इसको हम लोग, करेक्ट। ओके। तो D27 हमने क्या पढ़ा था कि हम किसके लिए देखते हैं, याद है किसी को, स्ट्रेंथ 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 एंड वीकनेसेस के लिए। तो आप इसको कैसे इंटरप्रेट करोगे कि ये पर्सन के अंदर ना जिसकी जिसकी स्ट्रेंथ है वो इसकी मेजर यूएसपी हो, जो विजिबल होती है सबको बाहर। बहुत आदमी बड़ा मतलब बलवान और कॉन्फिडेंस से भरा हुआ, बट अगर यही पर्सन, यही जो लग्न लॉर्ड है मून, अगर डेबिलिटेशन में चले जाए, ध्यान देना, वो फिर यही वीकनेस बन जाएगी। पर्सन वीकनेस की तरह काम। जी जी, मैं समझ गया। वो इंटरप्रिटेशन बहुत तरीके से हो सकती है, मैं जस्ट आपको जनरल बता रहा हूँ ऐसा, ठीक है। वरना वर्गोत्तम के लिए तो बहुत सारी चीजें लिखी गई हैं, अच्छी अच्छी चीजें, वो कर सकते हैं उसको भी, ठीक है। सर हाँ, सर, अगर कोई प्लेनेट नीच का भी हो बट वर्गोत्तम भी हो, नीच का भी हो वर्गोत्तम भी हो, हाँ ठीक है। तो कैसे रिजल्ट इंटरप्रेट करेंगे? देखिए ये अपन एक चीज और बताता हूँ, मान के चलिए कि वर्गा कुंडली में ग्रह का एक स्टेटस है। एक स्टेटस का मतलब कि वो, मैं सिचुएशन बताता हूँ आपको कि D1 चार्ट में वो नीच का हो गया, जी ठीक है, और किसी वर्ग चार्ट में जाके वो उच्च का हो गया, जी। पॉसिबल हो सकता है ना। हाँ जी। D1 में ये सूर्य जाके नीच का हो गया, मान के चलो लिब्रा में, और वही D10 में जाके हो गया एग्जॉल्टेड। जी। तो इसका इंटरप्रिटेशन कैसा होगा, इसका तो अगर इंटरप्रिटेशन आप स्ट्रेंथ ऐसे इंप्रूव कर करोगे, गई। स्ट्रेंथ इंप्रूव कर दी, तो हम इसको क्या बोलेंगे कि ये पर्सन बाय बॉर्न तो पैदा होगा स्ट्रगल में, हम्म। वो डेबिलिटेशन का साथ, है ना, डेबिलिटेशन के रिजल्ट देगा वो। बट ये पर्सन अपने एफर्ट से चीजें चेंज करेगा, क्योंकि ठीक है। वर्गा में जाके वो चीजें इंप्रूव हुई है उसकी स्टेटस, ठीक है। तो D1 में जो भी स्टेटस रहेगा ना, वो पर्सन उसको साथ लेके चलेगा, ठीक है। बट उसकी इंटरनल जो कैपेबिलिटीज है वो हम्म। आपको ना वर्गा आपको बता रही है, जो बाहर से नहीं देखते, छुपी हुई है। वर्गा का मतलब क्या है कि हम राशि को तोड़ के उसके अंदर की चीज जान रहे हैं, करेक्ट, उसको हम लोग डाइसेक्ट कर रहे हैं राशि को। हाँ जी सर। तो हमें बाहर से तो नहीं दिख रही, बट अंदर वो चीज एग्जिस्ट कर रही है, वो पावर स्ट्रेंथ, है ना। जी। तो जो आपको डेबिलिटेशन में दिख रहा है राशि में, बाहर से दिखाई देगा बड़ा मतलब बहुत प्रॉब्लम है और ये सब चीजें, बट अंदर जाके पता लग रहा है कि विजन में जाके तो बड़ा सॉर्टेड हो गया। मतलब ये पर्सन के अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि अगर ये चाहे तो आगे जाके सिचुएशन बदल सकता है। तो बीइंग द ओके। ज्योतिषी आपको वो चीज उसको इंट्रोड्यूस करनी है, बताना पड़ेगा आपको। तो मतलब सर, ठीक है। फ्री विल का काम यहीं पे ही होगा फिर? हाँ, अपने कर्म भाव से ही चेंज कर रहे अपने सिचुएशन? करूंगा। एक और एग्जांपल लेते हैं D9 का, ठीक है। मैं D9 और D10 ही मैं छेड़ रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग को क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट। D40 45 ये सब मैं नहीं लूंगा, वरना हमारा क्लास कहीं से कहीं और चला जाए, ठीक है। क्योंकि वो टॉपिक आती है ना, लोगों के क्वेश्चन बढ़ जाएंगे, तो वो हम नहीं लेंगे। तो हम खाली, मैं बेसिक कॉन्सेप्ट लेता हूँ, ठीक है। हम D9 में मान के चलो कि कोई प्लैनेट वीनस है ना, मैरिड लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है, D9 चार्ट भी इंपॉर्टेंट। D9 चार्ट हमारा D1 में हो गया डेबिलिटेशन में, कहाँ पे, इसी चार्ट में आप देखो ना, इसी चार्ट में ये डेबिलिटेशन है ना। जी सर। मान के चलते हैं इसी का वीनस D9 में जाके एक्सॉल्टेड हो गया, हम्म। क्या बोलेंगे इसको, कि मैरिड ठीक। लाइफ पहले डिस्टर्ब रहेगी, इसकी प्रॉब्लम रहेंगी हमेशा, ठीक है। बट D9 में इंप्रूवमेंट होने की वजह से ये पर्सन उस चीज को इम्प्रूव करेगा समय के साथ, अपने रिलेशनशिप स्टेटस को इम्प्रूव करेगा, कर सकता है, ठीक है, ये सब चीजें।
करेगा, कर सकता है, ये मैंने दोनों चीज बोली, ये आप कैसे जज कर रहे हैं इसको आप? है ना, क्योंकि ये दोनों में भी बहुत डिफरेंस है ना। करेगा मतलब कि पोटेंशियल है, पर गारंटी नहीं है कि करेगा कि नहीं करेगा। उसको आप कैसे देखोगे? सेम है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ जाके आप देख लो वीनस की। अगर कम स्ट्रेंथ है, इट मीन्स की कोई पक्का नहीं है। हम्म। ठीक है, आपको उसे मोरली बूस्ट करना पड़ेगा, उसको आपको समझाना पड़ेगा जो किसी की तरह। तुम्हें तेरे अंदर भैया, तुम उसको ठीक कर सकते हो, तुम उपाय उपाय की जरूरत नहीं, तुम अपने लेवल पे इसको ठीक करो। रेमेडी बताना, रेमेडी बताओ, कुछ भी करो, उसको इम्प्रूव कर ले जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका डिनाइल है, वो एक्सॉल्टेड हो रहा है। बट अगर यही वेनस एक्सॉल्टेड भी है और साथ में ये वर्ग बला में ये बहुत हाई पोजीशन में है, हाई परसेंटेज में, तो वो ऑटोमेटिकली वो खुद कर लेगा, आपको आपकी गाइडेंस की जरूरत नहीं है। वो समय के साथ ही खुद ही इम्प्रूव कर लेगा उसको। ठीक है। ठीक है सर। सर ये सर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि वो D1 में कहाँ बैठा हुआ है, मतलब स्ट्रेंथ हाँ उसमें? हाँ, ये फर्क पड़ेगा, ये मैं भी बताता हूँ इसका भी। ये सबसे सर इंपॉर्टेंट है जो आपने क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, यही सारा गेम चेंज करता है। हाँ, फिर पूछ रहा था उससे पहले कुछ। सर मेरा अब ये क्वेश्चन है, अगर हम्म, नेटल चार्ट में वीनस वर्गों में है हाँ और D10 में भी अगर वर्गों में आ जाता है, हाँ, तब क्या मतलब? तो वर्गोत्तम तो हो गया वो, लेकिन वर्गोत्तम तो नीच हो गया। टेबलेटेड भी है। हाँ, अभी देखो मैं आपको बताता हूँ इसको कैसे सॉल्व करना है। अब ये पर्टिकुलर कुंडली है, ठीक है, ये आपको पता है इस कर्क लग्न के लिए वीनस कैसा है? मैलेफिक है कि बेनिफिक? मैंने वीनस के लिए, वीनस हमें पता है कि मून के साथ बहुत अच्छा है, कुछ उसका रिलेशन नहीं है ना। जी। इंग्लिश को हम मैलेफिक काउंट काउंट करते हैं। ऐसे केस में जो बाय डिफॉल्ट उस लग्न के लिए मैलेफिक है और वो डेबिलिटेशन भी है और वर्गोत्तम भी हो रहा है, तो ये वर्गोत्तम को आप अच्छा मत समझना है। कि वर्गोत्तम सिर्फ ये बोल रहा है कि वो ग्रह के अंदर स्ट्रेंथ आ गई है, बट वो ग्रह स्ट्रेंथ लेके आपके साथ क्या कर रहा है, ये तो हमें सोचना पड़ेगा ना। अब आप समझ रहे? कि मैं अगर ओसामा बिन लादेन को एटॉमिक बम पकड़ा के बोल दूं कि ये तो बड़ा हाई फाई हो गया, उसके पास बम है, तो हम्म। खुशी की बात थोड़ी है हमारे लिए। वो तो हमारे नुकसान करने वाला है उसको लेके। तो सेम ऐसा ही ये वीनस भी। ये वीनस अगर एग्जॉल्टेड, एग्जॉल्टेड कहते हैं, डेबिलिटेशन में भी है, प्रॉब्लम तो करेगा, और जाके वहां और डेबिलिटेशन में चला गया, या अगर यहाँ पर डेबिलिटेशन में, तो फिर भी एक बार को ये है कि हम उपाय उपाय कर लेंगे, थोड़ा सा हो जाएगा, ये पर्सन एटलीस्ट प्रॉब्लमेटिक नहीं है ना। बट अगर ये एग्जॉल्टेड है और वहां भी जाकर एग्जॉल्टेड हो गया, इसके अंदर स्ट्रेंथ भी मिल गई वर्गोत्तम, तो प्रॉब्लम है। बट आपने जो एग्जांपल दिए ना, आपने डेबिलिटेशन में वर्गोत्तम बोल रहे हैं, इससे तो यस सर। बहुत ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है ना, कि उस वर्गोत्तम का किसी काम का नहीं है, क्योंकि पहली डेबिलिटेशन में ऊपर से एनिमी हो रहे हो, तो ज्यादा प्रॉब्लम, मतलब वो प्रॉब्लम है मेरे लाइफ में। तो वो वर्गोत्तम से कुछ तो सर आपके लिए अगर बेनिफिशियल नहीं है। ओके हाँ सर। कुछ। सर अगर सर उसी जो इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, मैं उसी का थोड़ा नेक्स्ट पार्ट पूछ रहा हूँ। हम्म, अगर वो नीच वर्गोत्तम लग्नेश के साथ सम है तो हम्म। क्या सर? नीच वर्गोत्तम लग्नेश के साथ अगर उसका एनिमिटी नहीं है, ठीक है, न्यूट्रल है या फ्रेंडशिप भी है, मैं ये भी मान के चलता हूँ, ठीक है, दोनों है, उस केस में ये है कि हम थोड़ा सा कुछ रेमेडीज वगैरह करके सिचुएशन इंप्रूव कर सकते हैं। देयर इज अ पॉसिबिलिटी, ठीक है, इतना बोल सकते हैं, बट डिजास्टर सिचुएशन तो नहीं बोल। ठीक है, ओके। बट सिचुएशन अपने आप नहीं बदलेगी, हमें करना पड़ेगा कुछ ना कुछ इसमें। ठीक है, तो इन नटशेल आपने क्या समझा कि वर्गर चार्ट यूज करने के बहुत वैसे डिफिकल्ट टास्क नहीं है। आपको सिर्फ दिमाग में इतना रखना है कि हर चीज आपकी D1 से ऑपरेट हो। ठीक है, वो ग्रह कैसे कैसे अपनी एनर्जी को फ्लो करा रहा है, किस किस राशि से, ये आपको पता होना चाहिए, और किस राशि से क्या पर्टिकुलर एलिमेंट निकालेगा। जैसे अगर आप D10 से उसे कनेक्ट कर रहे हो, तो पता होना चाहिए कि ये पर्टिकुलर राशि करियर में हेल्प करेगी सब इस ग्रह के, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये बोलता हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि सूर्य फिफ्थ हाउस में बैठा है स्कॉर्पियो साइड, ठीक है, और यही D10 में भी वो वर्गोत्तम हो गया जुपिटर के साथ। ठीक है, और आपको पता है इस कुंडली में जुपिटर सेकंड हाउस में है, इसका मतलब कि सूर्य जब भी काम करेगा ना, वो अच्छा रिजल्ट देगा इस चार्ट में।
है ना, सेकंड हाउस और फिफ्थ हाउस को कंबाइन करके जुपिटर के साथ रिजल्ट देने वाला। तो ये पर्सन एक बहुत हाई पोजीशन पर रहता है बैंकिंग सेक्टर, गवर्नमेंट जॉब। ठीक है, जुपिटर भी आ गया वेल्थ वाला, है ना, सेकंड हाउस भी आ गया, सन भी आ गया गवर्नमेंट जॉब। समझ रहे बात? ऐसे। तो ये क्या कर रहा है कि आपको ये हाउस का एलिमेंट भी दे रहा है। बट अगर यही सन, अगर मैं D9 से निकाल रहा हूँ, ठीक है, तो मैं D9 चार्ट भी बना देता हूँ। ये देखिए D9 में भी स्कॉर्पियो, अभी सूर्य भी पूछ रहे हैं, सूर्य को छोड़ते हैं कोई और ग्रह रहते हैं। ठीक है, मून ले लेते हैं। ठीक है, मून मून लग्न लॉर्ड होके फिफ्थ हाउस में बैठा हुआ है। ठीक है, अब यही मून को आप चाहो तो डिटेल में देख लो। तो मून का जो कैंसर साइन है, क्योंकि मून मर्करी के साथ कैंसर में बैठा है। ठीक है, कैंसर है लग्न, मर्करी का बैठा है फोर्थ हाउस में। तो मून जब भी एक्टिवेट होगा स्टार्ट में ना, तो करियर में वो इसको लग्न और फोर्थ हाउस के रिजल्ट के साथ फिफ्थ हाउस का देगा। मतलब कि 1 4 5 ये तीन कंबाइन करके वो मून काम कर देगा। क्लियर? अगर यही मैं अगर मैरिड लाइफ में इंटरप्रिटेशन दूं इसका, तो कैसे करेंगे? मून D9 चार्ट में भी कैंसर साइन में ही है, एक्सॉल्टेड जुपिटर के साथ, है ना। अब वही जुपिटर D1 में बैठा हुआ है सेकंड हाउस में। तो इसका मतलब कि ये मून भले ही डेबिलिटेशन में है लग्न चार्ट में, है ना, बट इक्वेशन D9 की वजह से इंप्रूव होगी, जुपिटर भी एक्सॉल्टेड जा रहा है, वो जुपिटर सेकंड हाउस में भी है। तो वो मैरिड लाइफ में जब भी मून का दशा ऑपरेट होगा ना, थोड़ा इसको रिलीफ मिलेगा। ये पर्सन अपने एंड से कुछ कोशिश करेगा कि इनको वो चीजें करेगा। तो वो डिपेंड, जब आपसे आपसे लोग पूछते हैं ना कि मेरी मून की दशा कैसे जाने वाली है, तो आपको क्या करना है कि आपको D9 चार्ट, D10 चार्ट और एक दो चार्ट जो उसके कंसर्न वाले हैं वो ओपन करके रखो, और मून को आप इंटरप्रिटेशन दो, हर एक चार्ट से निकाल देता आपको। तो आपको पूरी दशा में ओवरऑल मून कैसे परफॉर्म करने वाला है ये आपको समझ में आएगा, उसके करियर में, उसके मैरिज में, उसके हेल्थ में, उसकी पर्सनल जिंदगी में। ठीक है, इन शॉर्ट आपको डिविजनल चार्ट से सिर्फ राशि को पिक करना है बस, हाउस को नहीं। उस राशि को लेके आप D1 में दोबारा डालेंगे, फिर आपस में सबको मिला के आपको कंक्लूजन निकालना है। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? सर एक चीज है, हाँ। हाँ। किसी वीडियो में, मतलब किसी सर के वीडियो में मैंने देखा था कि D1 में जो भी प्लैनेट बैठा है, जैसे यही मान लेते हैं अपन कि मून स्कॉर्पियो में बैठा है, वही D9 में वो कैंसर में चला गया, तो जो डिविजनल चार्ट में मून बैठा था वो D1 से कितना बैठा है, षडाष्टक बैठा है कि पंचम नवम बैठा है, ये चीज भी देखी जाएगी। ये भी देखी जाती है, ये भी देखी जाती है ना। तो ऐसे तो छोटे छोटे नियम ना काफी सारे हैं। ठीक है, बट अभी अभी हम क्या करते हैं कि ये छोटे छोटे इंडिविजुअल रूल्स को हम डिस्कस ना करके ना, हमें तो एक ओवरऑल जो चार्ट देखने के लिए BCP को यूज करने के लिए जो चाहिए, हम इसको वैसे देखते हैं अभी बन के। ठीक है, तो छोटे छोटे रूल्स मैं आपको बाद में करा दूंगा। ठीक है सर, थैंक यू। हाँ। सर तो सर हाँ। और इसमें ना एक्सचेंज है सर, वीनस और मर्करी का, तो क्या हम वो भी कैसे देखें फिर, D9 या उसको वीनस एंड मर्क्यूरी का एक्सचेंज तो D1 में है। ठीक है, हाँ D9 में तो एटलीस्ट नए में हाँ, एक्सचेंज राइट होने का राइट मतलब ही नहीं बनता है ना। राइट, D1 में है तो हाँ, वो भी हमें दिमाग में रखना चाहिए या नहीं? वो तो रखना चाहिए। वो तो मैंने आपको एक क्वेश्चन में बोला भी था कि एक्सचेंज के जो रिजल्ट होते हैं ना 50-50 होते हैं, मतलब कि लाइफ के फर्स्ट हाफ में एक्चुअल पोजीशन से मिलेगा, और एक्सचेंज के बाद के जो रिजल्ट है वो लाइफ की 50% खत्म होने के बाद। हम्म, हाँ, उसको ऐसे देखा जाता है। वो भी एग्जाम्पल जब डिस्कस करेंगे डिटेल में ना, तो ये सब आएंगे उसका, तो आपको समझ में आती है। ठीक है 50% में जो बोल रहा हूँ ना, ये 50% भी इसका निकालने का तरीका है। ऐसा नहीं है कि आपने 100 में से 50 साल घटा दिए, 50 साल में बोल दिया, ऐसे नहीं होता। ठीक है? ये डिपेंड करता है कि हम किसकी 50% बोलते हैं, ये मैं आपको दिखाऊंगा था। ठीक है, ओके हाँ गुलशन, म्यूट पे, हाँ म्यूट पे।
सर हम्म, सर इसमें एक बात क्लियर कर दीजिए, जो कि जो नेटल चार्ट है हमारा D1, उसकी हमें राशि भी लेना है, हाउसेस भी लेने हैं, लेकिन जो दूसरे चार्ट्स हैं उनके हाउसेस नहीं लेने हैं, सिर्फ राशि। ठीक है। सिर्फ राशि लेनी है हाँ, यहाँ पे। और वही 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 राशि को लाके आप D1 में डालेंगे, उससे आपको उसका हाउस मिलता है। ठीक है। ठीक है। सर सर हम्म, बोलो। सर जो ये जो करियर करियर हम देख रहे थे यहाँ पे D1 चार्ट में मार्स और राहु का क्या रोल रहेगा फिर, क्योंकि हमने सन और जुपिटर तो देख लिया था हम्म, डी नहीं, 10 से। मार्स मार्स और राहु का रोल अभी मैं तुम्हें अभी ऐसे नहीं समझाऊंगा, ठीक है। वो हम धीरे समझेंगे कि मार्स और राहु, अभी तो मैंने जस्ट तक एक टेक्निक बताया कि हाईएस्ट प्लैनेट को निकालेंगे, इसका वर्ग में 1 सबसे ज्यादा है, वो प्लैनेट रिस्पॉन्सिबल होता है फिर करियर डिसाइड करने में, मैंने बताया। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पर राहु और मार्स ये सब कुछ नहीं करेंगे। इनका इनका रोल अपना आएगा जब इनकी दशा या बीसी पे ऑपरेट होगी तब। ये उसमें स्ट्रगल देंगे, है ना, ये उसमें उसको प्रमोशन भी देंगे, सब कुछ करा है। ये ड्यूरेशन वाइज ऑपरेट हो, ठीक है। अभी सिर्फ राशि राशि से ही हमने ये हाँ। प्रेडिक्ट किया है। हाँ, अभी देखो जब भी केतु। प्रिडिक्शन आप करोगे ना, प्रिडिक्शन के हमेशा दो दो एंगल होते हैं। एक तो ये होता है, मैं करियर की बात करूँ, कि आप पहले करियर प्रिडिक्शन करो कि करियर में आप क्या करोगे, है ना, किस तरह के फील्ड में आप जाओगे, ये सब। ये तो एक हो गया। दूसरा प्रिडिक्शन का तरीका होता है कि आप उसको टाइमिंग बता रहे हैं कि 2023 में ऐसा होगा, 24 में ऐसा होगा, 25 26 ऐसा। ठीक है, तो ये जो मैंने सन वाला मेथड बताया कि हाईएस्ट को आइडेंटिफाई करके उसको हमें चेक करना है कि कौन सा प्लैनेट क्लोजली कनेक्टेड है 10th हाउस के साथ, वो उसका प्रोफेशन बताता है ना, ये हमने बता दिया। इसके बाद जो टाइमिंग जब निकालेंगे आप लोग ना, वहां ये बाकी सब प्लैनेट्स का अपना रोल है कि किस किस ड्यूरेशन में वो क्या क्या कैसे कैसे करता है। चलिए, और किसी कोई डाउट इसमें? सर हाँ जी। सर वो जो बेसिक में आप दिखा रहे थे, बेसिक उसमें सर जो आप बोले राशि के लेफ्ट हैंड साइड में सर डिग्री था, राइट हैंड साइड में सर वो नंबर वो क्या है सेकंड डिग्री, मिनट मिनट। सर? अच्छा, ये हाँ, मिनट। मिनट, ठीक हाँ। जी, और हम इसी फॉर्मेट में आता है नहीं ऐसे। जी सर। ठीक है। और कौन है क्लास में, सागर की समझ में आई? जी सर। ठीक है। पूनम, अनु जी, पुनीत जी, धारा जी, बाकी सभी लोग? यस सर। ठीक है। हाँ जी सर। तनु जी आपको? संगीता जी, संदीप जी, बाकी सब लोग हैं। आपको समझ में आ गया होगा, मानते चलता है। ठीक है। जी सर। हाँ, तो अब इतना समझ में आ गया है कि कैसे रीजनल चार्ट्स को हम कनेक्ट कर रहे हैं राशि कुंडली के साथ। ठीक है। इसका मतलब कि अब आपको क्या प्रैक्टिस करनी है? अभी शुरू में आप खाली D9 और D10 ही प्रैक्टिस करना है। ठीक है। सबको साथ लेके चलने की कोशिश मत करना। पहले एक दो पे मास्टरी कर लो, बाकी सारी चीजें आपको आ जाएंगी, रूल सेम ही है सही। इतना इतना सबको तो आप मान ली होंगे आप, ना। तो प्रैक्टिस के लिए हम D9 और D10 ही आप लेके, ठीक है, धीरे धीरे करके बाकी डिविजन भी आप लेंगे। ठीक, अब एक बार हम लोग, मैं ईयरली आपको ये BCP को कैसे यूज कर रहे हैं वो मैं आपको एक बार समझाता हूँ। ठीक, अब ये चार्ट है। अभी जो 43 ईयर इनका है, ठीक है, 43। ठीक है, तो 43 ईयर का मतलब कौन सा हाउस एक्टिवेट होगा? 7th हाउस। 7,000। 8th हाउस। 7,000। 7 होगा ना, 8 के 7। ठीक है, तो दोबारा काउंट करेंगे, ओके। देखिए 7 होगा। तो 40th ईयर इसका होता है 4th हाउस हमेशा। ठीक है, 41 हो गया स्कॉर्पियो, 42 हो गया वेजिटेरियस, 43। तो हमें देखना है कि 43 ईयर में कौन कौन से इवेंट उनके हुए हैं। तो वो रूल हमने क्लास में हमने पहले मैंने बताया कि हम कैसे देखते हैं। हम देखते हैं कि
ये जो सेवेंथ हाउस है, ये कितने बाकी हाउसेस ग्रहों के साथ कनेक्शन है, पहले हमें वो निकालना है ना। हमने देखा कि मार्स बैठा हुआ है कैप्रिकॉर्न साइन में। तो मार्स हमने देखा कि मार्स आस्पेक्ट कर रहा है कौन कौन सी हाउसेस को, हम लिख लेंगे। हाँ, मार्स किस राशि को रूल कर रहा है वो हम लिख लेंगे। मार्स को कोई ग्रह एस्पेक्ट कर रहा है क्या, इसको हम नोट करेंगे तरफ। और जो कैप्रिकॉर्न साइन है, एक्टिवेशन हुआ है सेवन हाउस का, उसका जो साइन का लॉर्ड सैटर्न, वो कहाँ बैठा है तो ये सारे हाउस एक्टिवेट साथ में एक्टिवेट हुए, करेक्ट। इन सबको आपको सेवन हाउस में मिला के आपको रिजल्ट बताना होता है। ये हमने बीसीपी में अभी तक किया। क्लियर है सबको इतना? इसमें किसी कोई डाउट है अभी तक? है ना? अब ये हो गया। एक कनेक्शन अब आपको एक्स्ट्रा जोड़ना है इसमें आज के बाद, वो ये है, अगर आप ये देखना चाहते हैं कि 43 ईयर में करियर में क्या हुआ था इसके साथ। ये करियर तो ऐसा तो होगा नहीं ना कि वो कभी कभी होता है, वो तो चलता ही रहता है लाइफ में ना। अब इस पर्सन को बताना है कि 43 ईयर में करियर में मतलब क्या हुआ था। तो ये तो सारा जोड़ लोगे, साथ में आप इसको आप डिटेल भी लो। अब आपको पता है कि डिटेल का मतलब हो गया कि मुझे देखना है मार्स को और सैटर्न। सैटर्न अगर मार्स दोनों का मैं स्टेटस देख लूं डिटेल में, तो मुझे इस पूरे हाउस को मैं स्टेटस समझ में आ जाए। कॉन्सेप्ट क्लियर? तो मैंने क्या देखा, मैंने मार्स को देखा। मार्स यहाँ पर बैठा है डिटेल में केतु के साथ लेग्रा में। केतु और मार्स का कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं होता है। केतु और मार्स का कॉम्बिनेशन जनरली हम लोग बोलते हैं नॉट अ गुड कॉम्बिनेशन, इट विल ब्रिंग डिफिकल्टीज। समझ में आ रही बात? डिफिकल्टीज, ठीक है। और ये केतु मार्स दोनों बैठे हैं लिब्रा में। तो भाई मार्स सेवंथ हाउस में, लिब्रा साइन है फोर्थ, ये कनेक्ट हो गया केतु मत फोर्थ हाउस के साथ। Correct? तो केतु मार्स के साथ, द मार्स जब उस पर्टिकुलर ईयर में वो फोर्थ हाउस का रिजल्ट भी देने वाला है करियर में खासकर। और साथ में सैटर्न जो यहाँ पर बैठा हुआ है नाइन्थ हाउस में, और यहाँ पर भी वो स्पाइसिस साइन में ही है भगवंतम। स्पाइसिस साइन नाइन्थ हाउस में ही बनता है। तो कुल मिला के उस पर्टिकुलर ईयर में इस पर्सन के साथ फोर्थ हाउस से रिलेटेड नाइन्थ हाउस से रिलेटेड इवेंट होंगे। और कारक ग्रह को आप देखो, यहाँ पर सैटर्न भी कनेक्ट हो रहा है, केतु भी कनेक्ट हो रहा है। स्थान परिवर्तन या चेंजेस। हाँ, मतलब करियर में इसको डिमोशन का सामना करना पड़ा। कुल मिला के इसको अपना घर वापस आना पड़ा। जी। स्थान परिवर्तन मतलब पहले ही कहीं और कर रहे थे, ठीक है, लौट के अपने घर। टेम्पररी पीरियड, आदमी को जॉब दोबारा लग गई, बट वो पर्टिकुलर टाइम में थोड़ा सा इनको ह्यूमिलेशन फेस करना पड़ा और घर वापस आना। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपको मिक्सचर समझ रहे हैं कि सेवेंथ हाउस भले एक्टिवेट हो रहा है, बट हमें उस पर्टिकुलर एरिया में हमें तो करियर का भी देखना ही है ना। वैसे भी मार्स का फोर्थ एस्पेक्ट तो टेंथ हाउस में पड़ ही रहा है। ये टेंथ हाउस से रिलेटेड कुछ ना कुछ इवेंट तो देखो डोमिनेटली होने वाला है इस साल, ये तो कंफर्म है। और मार्स है भी टेंथ हाउस का लॉर्ड, ये तो पता हो गया। बट उसका नेचर किस तरीके से हो सकता है, वो हमें डिटेल में थोड़ा हमारे लिए काम आसान कर दिया, है ना। ऐसा बड़े परमानेंट लॉस नहीं था उसका, क्योंकि मार्स कहीं भी इसका ना एट्थ और ट्वेल्थ के साथ कनेक्शन में नहीं है डायरेक्टली इंडिया। इसलिए या तो कि परमानेंट लॉस नहीं हुआ, तो टाइम बीइंग के लिए उसका ये प्रॉब्लम था, बाद में सॉर्ट आउट हो गया। बड़ा प्रॉब्लम बड़ी थी इसकी, ठीक है। ऐसे करके हमको इसको यूज करना है। बट अगर बोलूँ कि यही सेम टाइम पे आपको ये भी देखना है कि उसकी मैरिड लाइफ का क्या स्टेटस था, तो हम क्या करेंगे कि हम मार्स और सैटर्न, देखो पहले सारी अपनी कैलकुलेशन आपने D1 पे कर ली कि कौन कौन से हाउसेस एक्टिवेटेड हैं, ये सब कुछ प्रिडिक्शन आपने लिख ली है, ठीक है, जो अभी तक हम करते हैं। अब इसमें आपने डिविजनल चार्ट को भी यूज किया, तो आपको और थोड़ा प्रिसाइज कर देगा। जो प्रिडिक्शन आपने नोट डाउन करी होंगी ना, उसी में से निकल के आएंगी।
तब कॉन्फिडेंस आएगा बोलने में, यार ये चीज जरूरी है। अब यही मार्स और सैटर्न का स्टेटस मैं D9 में भी देख लूँ, तो मुझे उसकी मैरिटल लाइफ का भी थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। तो ये मार्स D9 में एक्वेरियस में है ना, और एक्वेरियस साइन कुंडली का अष्टम है। सैटर्न लिब्रा में है, केतु के साथ। सैटर्न केतु अगेन इट शो समथिंग प्रॉब्लमेटिक टुगेदर, और वो लिब्रा साइन यहाँ पर फोर्थ हाउस में है। तो फोर्थ हाउस होम है ना, और एट्थ हाउस डिसअपॉइंटमेंट, समथिंग नॉट गुड। मार्स का जाना वहां पे, और वो भी कहाँ, D9 में। तो क्या बोल सकते हैं, मेरे लाइफ में कुछ वहां पे कुछ डिसअपॉइंटमेंट, घर में कुछ कुछ क्लेश कुछ हुआ होगा, ऐसा बोल सकते हैं। मतलब कि स्टेटस दोनों का बुरा ही है करियर में और इसमें, बट मैरिड लाइफ में ज्यादा नुकसान दिखता है, क्योंकि यहाँ पर एक कनेक्शन है डायरेक्ट एट्थ के साथ। करियर में कहीं भी डायरेक्टली कनेक्शन नहीं था एट्थ के साथ, यहाँ थोड़ा ज्यादा प्रॉब्लम एज कम्पेरिजन टू पहले। बोला ना मैंने, वो यूज नहीं करेगा। अभी तू देख, देखो नहीं करती है ना, ठीक है। और ये किसी को डाउट है इसमें कुछ, तो हमने किया इसमें सिंपल सरल सिस्टम है, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं रहता। अलग अलग टेक्निक्स के पीछे मत भागो, ये सिस्टम आप इसको ऐसे यूज करता सर हमने सेवंथ हाँ। हाउस के प्लेनेट को कैरियर के लिए क्यों लिया? देखिए दो दो D10 के लिए। कारण है, दो कारण है। पहला तो हमने ये बोला कि जीवन में करियर तो हमेशा चलेगा, ऐसा तो होगा नहीं कि जब सिक्स हाउस एक्टिवेट हो रहा होगा तो करियर में कुछ नहीं होता होगा, तब भी होगा, फिफ्थ हाउस में भी हो, कुछ ना कुछ देखो चलता रहता है। मैं ये बोलता हूँ। सेकंड मैंने ये बोला कि यही मार्स जो है ना, वो टेंथ हाउस को एस्पेक्ट भी कर रहा है और टेंथ हाउस का रूलर भी है। तो जब सेवेंथ हाउस एक्टिवेट हो रहा है तो टेंथ के रिजल्ट तो उसको मिलने हैं, ये बात तो तय है ना। दादी समझ में आ गई थी ना, इसलिए हमने टेंथ को हमने यहाँ पर कनेक्ट किया। मैंने तो इतना बोला कि टेंथ हम देख ही रहे, साथ में D10 और देख लो और क्लियरिटी में होगी, यस सर। इसलिए हमने इसमें देखा यस। ऐसे, ठीक है। क्योंकि करियर में बहुत बार क्या होगा ना, आप देखोगे दशा देख रहे हो और वो देख रहे हो, और आप कहीं कनेक्शन टेंथ में है नहीं और क्वेश्चन पूछ रहे हो करियर के बारे में, तो कैसे बताओ। बात उसकी भी सही है कि करियर ऐसा थोड़ी है कि जब दशा चलेगी तभी मेरा करियर चलता होगा, ठीक है, तो उसका ज्वाइन कर लिया जॉब तो मरते दम तक जॉब ही करता रहेगा, है ना। तो वो वर्ग चार्ट आपको हमेशा हेल्प करेंगे, और पूरे 9 के 9 ग्रह आपको कुछ ना कुछ बता रहे हैं करियर के बारे में। तो टेंथ और टेंथ लॉर्ड ही नहीं बताता है, हर ग्रह करियर में कंट्रीब्यूट करता है। आपके मैरिड लाइफ में भी ना हर ग्रह का रोल है। मून गड़बड़ हो गया तो आपका दिमाग फिर जाएगा, लड़ लेंगे आप स्पॉन्स के साथ, ये नहीं। जुपिटर खराब हो गया तो कुछ हो जाएगा, इन लॉ के साथ लड़ लेंगे, कुछ ना सर ये कुछ। D9 में सेटर्न केतु क्या जॉब में कुछ चेंजेस दिखा रहा, जॉब छोड़नी पड़ेगी या कुछ इस तरह का? नहीं, D9 से हम करियर नहीं जोड़ेंगे ना, D10 से नहीं, करियर। 10th हाउस आ गया ना, इसलिए पूछा मैंने। वो टेंथ हाउस हम लेंगे, वो तो मैंने बड़ा क्लियरली स्पष्ट बोला। वर्ग हम्म। चार्ट में हम हाउस नहीं है, ठीक है सर। ठीक है, हम भाई राशि की, ठीक है। अच्छा, अभी जो संगीता जी ने बोला तो एक पॉइंट और याद है मुझे कि एक सिस्टम ये बोलता है कि D9 को हम लोग सब कुछ देख सकते हैं, करियर मैरिड लाइफ सब कुछ देख सकते हैं, वो एक सिस्टम है, ठीक है। या तो आप D9 को स्टैंड अलोन चार्ट यूज करो, D1 D9 दो ही यूज करो, उसमें सब कुछ आप देख। अगर आप दश वर्ग सिस्टम यूज कर रहे हैं, षोडश वर्ग सिस्टम, जब आप हर वर्ग यूज करोगे तो उस टाइम पे D9 को सिर्फ और सिर्फ मैरिटल लाइफ के लिए ही यूज कर भाग लेते हैं, बस। क्लियर है, ऐसा नहीं है कि यहाँ करियर यहाँ भी देख रहे हो पर यहाँ भी देख रहे हो, वो नहीं। या तो इसको पूरा स्टैंड अलोन मान के चलो, नहीं तो फिर सारे चार्ट में 38 अलग अलग दूंगी। जब प्रैक्टिस कर ही रहे हो तो अभी स्टैंड अलोन चलाओ, ठीक है, दूसरा जाके अब D9 की सब देख लेना कोई।
रिजल्ट दोनों से मिलता है। यहाँ भी अगर आप देखोगे केतु सैटर्न यहाँ भी कनेक्टेड है, एक्वेरियस में मार्स है, अगर उसे करियर चार्ट भी मान के चलो तब भी प्रॉब्लमेटिक है उस पर्टिकुलर। ठीक है, यहाँ भी वो उसके 4th हाउस से कनेक्ट हो रहा था, यहाँ केतु सैटर्न को लेकर 4th हाउस से कनेक्ट हो रहा है, तो खैर तो वापस आना उसका तय था। अगर D9 से देखो D9 वो रिजल्ट आपको मिलेंगे सेम। ठीक है, तो एक और कॉन्सेप्ट आपने सुना होगा, नाम उसको बोलते हैं हम लोग राशि तुल्य नवमांश। उसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि ये राशि कुंडली है मेरी कैंसर की, नवमांश लग्न उदय हो रहा है मेरा वर्गो। मैं क्या करता हूँ कि मैं कैंसर को ही लग्न बना देता हूँ D10 में। तो ये हो गया हमारा राशि तुल्य दशांश। ठीक है, और दशांश और ये दोनों सेम लग्न है। अब आपको बताने में कोई दिक्कत नहीं, और हाउसेस भी सेम, राशि भी same। ठीक है, राशि तुल्य नवमांश का मतलब क्या हुआ कि मैं इसको कैंसर लग्न बना दूं D9 में, राशि तुल्य नवमांश। सर ये हम खुद बना लेते हैं, मतलब उसको उसमें ले आओ। हाँ, वो रोटेट कर दो उसको। अगर आपको ऐसे अगर सिर्फ राशि लेके वहां डालने में दिक्कत है, उसको रोटेट कर लो, बात तो वही पड़ेगी ना। हम्म, घूम करके बात वही पड़ेगी। मैं एक्चुअली घूम करके बात तो मैं राशि तुल्य नवमांश की कर रहा था ना दिक्कत। उसको नाम है इसका स्पेशल, ये नाम दिया जाता है। वो C.S. पटेल जी की जब आप बुक पढ़ेंगे आप ना, तो राशि तुल्य नवमांश बहुत यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बात कर राशि तुल्य नवमांश ही नहीं, अब राशि तुल्य दशांश भी यूज करो। मैं समझी नहीं सर इस कॉन्सेप्ट। नहीं, जैसे मैंने ये बोला कि अभी ये चार्ट मैंने रोटेट कर लिया D9। ठीक है, जी। अभी तक हमने क्या बोला था कि मार्स D1 में 7th हाउस में है, तो नहीं D9 तो में, सर D9 में। हाँ, मेरा एक्वेरियस में। क्वेश्चन ये है कि अभी हम थोड़ी देर पहले जब D9 D10 देख रहे थे तो एक में वर्ग होता ऐसे चेंज था, ये हाँ, हमने इंटेंशनली उसको अपनी तरफ से ले आया कैंसर में। हाँ, वो क्योंकि अभी 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 हम लग्न को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे ना, हम तो कोई हाउस सिस्टम ले ही नहीं रहे। जी जब हाउस ही नहीं ले रहे तो लग्न रोटेट कर दो, तो उससे क्या फर्क पड़ रहा है? वही समझने में हाँ थोड़ा हाँ, कंफ्यूज था उस मुझे। पर फर्क पड़ता नहीं, ऊपर से आपके लिए काम आसान हो जाता है, क्योंकि अब सारे हाउस सेम हो गए ना D1 और D9। हाँ जी हाँ जी। अब खाली आपको ग्रह को देखना, प्रोडिक्शन करना है बस। कहने का मतलब ये है कि D9 में ये प्लैनेट 7th हाउस में है मार्स, और यहाँ चला गया अष्टम में। वो इजी हो गया देखने के ठीक लिए है, आप हम। समझ में आ गया कि मेरिड लाइफ में देखो कुछ तो कर पड़ा है, हाँ जी अब समझ में आ है रहा ना। है। यहाँ का 7th हाउस का लॉर्ड सैटर्न 9th हाउस में है, या यहाँ पर 7 एक बैठ गया आ 4th गया। में, केतु के साथ होंगे। समझ में आ गया दोबारा के लिए? हाँ, पक्का करना पड़ा सर लेकिन यहाँ हम भाव नहीं ले रहे थे, हम राशियां ले रहे थे डिविजनल चार्ट्स में, तो यहाँ भाव भी ले लेंगे अब हम। है। अब हम भाव इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये और ये सेम ही तो हो गए ना चार्ट। अच्छा इसीलिए हम भाव ले रहे हैं अभी। अब इसलिए भाव, एक्चुअली भाव तो मैं वही ले रहा हूँ, बट मैं दिखाने का तरीका है वैसे, अच्छा आपके लिए इजी हो गया। इसका मतलब ये, उसका मतलब ये मत समझना कि हम लोग यहाँ पर भाव नहीं ले रहे हैं। तो मैंने रोटेशन करने से आपको अब कोरिलेट करने में आसान हो गया। ठीक है, वरना पुराने टाइम पे जब ये वर्गा पढ़ाया जाता है, चार्ट थोड़ी बनाए जाते थे, कभी हमारा टेबुलर फॉर्म में पढ़ाया जाता, टेबल्स बनते थे कि ये पर्टिकुलर प्लैनेट इस वर्गा में, इस राशि में, ऐसे करके वो ग्रह का स्ट्रेंथ को देख लेते थे। अगर ये वाला टेबल बनते थे वहां पर इस तरह से, ठीक है। सर एक बार रिपीट कर दो सर, राशि तुल्य मतलब कि अम, जो जो D9 और D10 के अंदर जो मून के हिसाब से आपने रोटेट कर दिया। नहीं, लग्न था ना, देखो नाम को समझो, हमने क्या बोला, राशि तुल्य नवमांश। ठीक है, तो राशि के बराबर नवमांश को हमने कर दिया। ठीक है, तो राशि हमारा कैंसर था, हाँ यहाँ पर जी। राशि चार्ट में लग्न कैंसर था, तो हाँ D9 में भी कैंसर था। अच्छा ओके, अभी जो अभी तुल्य जहाँ हो गया ना, दोनों तुल्य हो गए। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। राशि तुल्य दशांश, इसका मतलब क्या है कि दशांश को भी मैंने कैंसर बना दिया। दशांश को भी कैंसिल हो गया, ठीक है ठीक, सर। तो ये बहुत सिंपल हो गया देखने में। सिंपल हो गया। हम्म।
ठीक है। हाँ गुरु। सर एक बात मुझे पूछनी थी। जब हम अपने जीवन चार्ट को देखते हैं सर, उसमें मार्स इसमें 7th हाउस में है, लेकिन सर जीवन चार्ट से एक चार्ट और निकलता है चलित चार्ट, उसमें अगर मार्स 8th हाउस में चला जाए, इन चीजों का प्रोडिक्शन हम कैसे करते हैं? इस चीज का प्रेडिक्शन ना आपको अभी इसमें हम नहीं करेंगे, ठीक है, अभी जरूरत नहीं है इसको करने की। जब आप स्टेलर सिस्टम आप पढ़ेंगे ना, वहां इसका यूज होगा ज्यादा। नहीं सर, स्टेलर, मान हाँ। लीजिए आप 43 ईयर में उसका 7th हाउस एक्टिवेट हुआ, ये हमने कहा, लेकिन सर अगर D1 में तो मार्स वहां पर है, लेकिन वो चलित में 8th में चला गया, मैं तो समझ फिर गया, आप जो हम बता रहे हैं वो इस पर मत जाओ, वो हमको यूज नहीं करना है यहाँ पर। क्योंकि जब हम लोग वर्गा पढ़ते हैं, हम लोग ना राशि का वर्ग निकाल रहे हैं, भाव का वर्ग नहीं होता। ठीक है, तो भाव भाव को आपको जो राशि में जहां पर ग्रह बैठा आपको वही लेके प्रेडिक्शन। ठीक है, मैंने आपको बोला ना, अभी बोला कि आपको स्टेलर सिस्टम में लगाना है। स्टेलर सिस्टम क्या होता है? नक्षत्र बेस्ड पद्धति होती है। ठीक है, वहां पर भाव चलित का यूज होगा। भाव चलित का मतलब क्या है कि वो प्लैनेट उस किस भाव में एक्चुअल में ज्यादा बैठा हुआ है, वहां के अकॉर्डिंग वो रिजल्ट होता हाँ जी, हाँ जी, है ना, हाँ वो जी। लेते हैं। वो स्टेलर सिस्टम में एक अलग पद्धति में वो चल रहा है, उसको वहां यूज करेंगे, यहाँ जरूरत नहीं है। क्योंकि भाव का यूज किसी भी क्लासिकल जो बुक है, स्टैंडर्ड बुक में कहीं भी भाव चलित का एप्लीकेशन नहीं है। वो सब लोग वो राशि कुंडली से ही प्रिडिक्शन के बारे में बोलते हैं। जितने भी आपको हायर डिविजन आप पढ़ोगे, हमेशा वो राशि से ही करती है, उसमें भाव चलित का कोई ऐसा कुछ नहीं है। पर जब स्टेलर की आप बात करेंगे, आप तो स्टेलर सिस्टम पढ़ेंगे तो वहां भाव चलित का आप चाहे श्रीपति पद्धति पढ़ लो, कोई भी पढ़ लो, तो वहां भाव चलित का बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर आपको इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसको आप ऐसी सर राशि हमें देखिए। चलित को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए? नहीं, यहाँ अभी वैदिक में नहीं देना चाहिए। ठीक है। सर इससे एक चीज ये समझ में आ गई कि हाँ। जैसे सन 5th हाउस और स्कॉर्पियो में तीनों में है, और तीनों में ही वो जुपिटर के साथ संबंध बना रहा है, तो ये बात तो फिर नक्की है कि हाँ गवर्नमेंट रिलेटेड और हाई पोजीशन होगी जरूर, क्योंकि वो तीनों में ही सेम स्ट्रेंथ दिखा रहा है। स्कॉर्पियो भी है हिडन वर्क या डिगिंग वाला, मतलब सन और जुपिटर का सेम तीनों में है। तो ऐसे वे में स्ट्रेंथ देख के हम कुछ प्रिडिक्शन में डाल सकते हैं, राइट? बिल्कुल, हमने भी तो वही किया ना, मैंने आपसे बोला भी ना कि यही सूर्य जितने वर्ग चार्ट में पावरफुल होता जाएगा, ऑटोमेटिकली उसको स्ट्रेंथ मिल जाएगी। फिर वो राइट, प्लेनेट डिसाइडिंग फैक्टर हो जाता है उस पर्सन के करियर को डिसाइड करने में। बिल्कुल राइट सर सर। है ना, करियर को ही नहीं, किसी भी एरिया में जहां जहां जाके वर्गा में वो एक्सॉल्टेड होता जा रहा है ना, हाँ एक्सॉल्टेड या राइट सेम सर। वर्गा में, वहां पर। सब मून सन जुपिटर ये सब बहुत प्रोमिनेंट तीनों में इक्वल दिख रहे हैं, राइट सर। ठीक है। सर मार्स हाँ। का 4th एस्पेक्ट है 10th हाउस, हम्म। और सर क्योंकि ये मेष राशि और वृश्चिक राशि का लॉर्ड है मार्स, हम्म। तो उसी हिसाब से करियर का उनका मतलब मैरिज लाइफ से भी रिलेटेड होगा, मतलब इफेक्ट होगा। तो वो तो इफेक्ट हो ही रहा था ना, वही तो प्रॉब्लम थी ना भाई, वो वर्कोहॉलिक ज्यादा है। और वही अभी एक नेचर बाय नेचर वो बॉस बनने की आदत है, वो घर पे भी रखते हैं। वही सेम चीज जैसे एम्प्लॉय को ट्रीट करते हैं, वैसे घर में भी ट्रीट कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम तो बनती है। तो वही प्रॉब्लम वहाँ हुआ था, जॉब से जब उनको निकाला गया, फ्रस्ट्रेशन घर पे भी निकली। तो दोनों चीज सिंक हो रही है, आप देख रहे हो कि वहाँ करियर में भी लॉस चल रहा है, यहाँ उसकी वजह से मैरिज लाइफ स्पॉइल कर दी है। ठीक है, तो ऐसे करके इसको हम चलेंगे। मैं फिर रिपीट कर दूं, इस सारे वर्ग में हम लोग राशि बेस्ड कैलकुलेशन चल रहे हैं। तो हाउसेस का इंपॉर्टेंस आपको घूम फिर के राशि चार्ट में ही देना है, वर्गा में कहीं भी हाउसेस लेने की जरूरत नहीं है। इसीलिए क्लास के बाद एक बार थर्ड चैप्टर फल दीपिका से जरूर पढ़ो सब लोग। नहीं समझ आता पढ़ो। ठीक है। अब एक एग्जांपल और लिखते हैं, ठीक है, मुझे उसका एक सर मिनट। एक बार वो हाँ। डिफरेंट वर्गास वाली वो बारीक वाली टेबल कैसे बनाते हैं बता दो मुझे।
बारीक वाली टेबल मतलब? अभी आपने इससे पहले बनाई थी ना, बहुत स्मॉल स्मॉल लिखा हुआ था, वर्गास वाली, सारे वर्गों की, ये। अच्छा ये। हाँ हाँ जी। ये तो आसान है, एक क्लिक हो जाता है। देखो ये बाई डिफॉल्ट ये ऐसे खुलता है स्क्रीन आपका। ठीक है, राइट क्लिक करेंगे तो देखो लिखा हुआ ना ऑल डिविजनल लॉन्गिट्यूड्स, इस पे क्लिक करेंगे। जी सर, थैंक यू सर। सर वो चार्ट शेयर कर दीजिए प्लीज, रीजनल चार्ट्स का। हाँ वो मैं कर देता हूँ। हाँ, 1 मिनट का मैं वाटर ब्रेक लेके आता हूँ तक ये अपलोड डाउनलोड कर लो। मैं डाल दूँ। और एक सेशन ना मैं करूँगा, एक फ्री सेशन अभी मंडे से मैं बैक टू बैक हम करेंगे वेबिनार ऑनलाइन करना, उसमें एक बहुत चलित वाला भी रहते हैं सेशन। कुछ लोगों ने पूछा था, वो टॉपिक है इंटरेस्टिंग। सुमित करना देखिए डाल दिया, ठीक है, वर्ग वाला। और एक आपने, ठीक है, ये मैं उसमें भी डाल दूंगा। ठीक है, मैं 1 मिनट में आया अब तक। इसके बाद एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। ठीक है, अभी जैसे मैंने बताया कि हम लोग अभी हायर डिविजन्स नहीं करेंगे टच, बट आज की क्लास में एक एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको एक ओवरव्यू लग जाए कि कैसे हम लोग बाकी वर्गास को भी यूज करते हैं। ठीक है, ध्यान से समझना, एग्जाम्पल इंटरेस्टिंग है। और हाई डिवीजन है मतलब पहले मैं वर्ग चार्ट चेंज कर रहा हूँ, रूल वही यूज करेंगे जो अभी हमने पढ़ा है। ठीक, ये कुंडली है, डिटेल्स आपके सामने। ठीक, डिटेल्स आप लोग नोट करना चाहे कर लेना, रिकॉर्डिंग भी रहता। ये कुंडली, इसमें एक कॉम्बिनेशन होता है। सॉरी, एक कॉम्बिनेशन होता है कि सन एंड मून अगर रिफ्लेक्टेड है राहु केतु या सैटर्न से, ठीक है, और या साथ में फिफ्थ या नाइन्थ हाउस भी कनेक्टेड हो, ठीक है, तो ये पितृदोष का निर्माण करता है। ये क्लासिकल कॉम्बिनेशंस है। सर प्लीज रिपीट। हाँ मैं दोबारा बता देता हूँ। सन मून के साथ अगर राहु केतु सैटर्न, ये अगर कॉम्बिनेशन में है या ये सन मून को एफ्लिक्ट करते हैं, एफ्लिक्शन में है, सर ठीक है, सन और दोनों को एक साथ? सन या मून कोई भी एक या दोनों ओके। चलता है, ठीक है, डिपेंड करता है कुछ है, सर सन एंड मून एक साथ हो तो अमावस्या योग बनेगा। बनेगा। हाँ, और तब भी पितृदोष बन सकता है, ठीक है। तो हम्म। सन मून चाहे एक साथ हो, उसको राहु केतु सैटर्न एफ्लिक्ट कर रहे हैं, या सन को अलग से कर रहे हैं, मून में एफ्लिक्शन से बाहर है, कोई दिक्कत नहीं। सन मून क्या दोनों हो तो एक एफ्लिक्शन। एफ्लिक्शन का मेरा मतलब यहाँ पर है राहु केतु सैटर्न के साथ, ठीक है। और यही सन मून का कनेक्शन अगर फिफ्थ एंड नाइन्थ के साथ बन रहा है ना, तो पितृदोष का निर्माण बनता है। पितृदोष के नाम पे बहुत, कम से कम 100 से ज्यादा कॉम्बिनेशन हैं अगर ढूंढने बैठे। ठीक है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता वो पितृदोष क्यों, डेफिनेशन भी क्यों है पितृदोष, मुझे आज तक नहीं समझ में आया। ठीक है, बट जिस पितृदोष की मैं बात कर रहा हूँ, ये क्लासिकल कॉम्बिनेशन जो मैंने आपको बताया। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि पितृदोष का मतलब कि कुछ दोष है जो आपके पितरों से आ रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पितृ आपसे नाराज हो गए। दो चीजें हैं, पितरों का नाराज होना एक अलग बात है, वो इसीलिए नाराज हो रहे हैं क्योंकि कुछ आप कृत्य ऐसा कर रहे हैं इस जन्म में जो कि नहीं करना चाहिए था। ठीक है, इसलिए नाराज होते हैं, वो अलग बात। ठीक है, यहाँ बात करें ऐसा कुछ दोष जो कि चली आ रही है पितरों से आपके पूरे वंशज में या आपकी पूरी फैमिली में। ठीक है, तो बहुत बार ऐसे केस आपके सामने आएंगे कि ज्योतिष आप लोग अब आगे प्रोफेशनल आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके सामने ऐसे क्वेश्चंस आते हैं
किसी के बच्चे की प्रॉब्लम है, बच्चे नहीं हो रहे हैं, उन्होंने बहुत ट्राई कर लिया, है ना। और तो आपने देखा होगा कभी कोई ज्योतिषी बोल देते हैं कि कुछ दोष है, कुछ नहीं हो रहा है, तो उपाय कराते हैं कभी। तो बहुत बार ऐसा होता है कि उपाय काम कर जाते हैं, हो जाता है ना। तो खासकर जब साउथ इंडियन ज्योतिषी से आप मिलेंगे, खासकर जो प्रश्न यूज करते हैं ये सब, तो वो बड़ा प्रिसाइजली बताते हैं। तो ये भी बताते हैं कि कहाँ से आ रहा है कुछ कुछ, किस फैमिली से आ रहा है, मदर की साइड से, फादर की साइड से, है ना, क्यों है ऐसा, उन्होंने कौन सा कर्म किया था जिसकी वजह से भोगना पड़ रहा है, ये सब बताते हैं। ठीक है, जितना डिटेल में जाना होगा, जितना सुनने में अच्छा लगता है ना कि इतना डिटेल में बताया जा सकता है, बिल्कुल बताया जा सकता है, बट आपको मेहनत करनी है। वो तरीका मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। ये किसी बुक में नहीं मिलेगा आपको, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल चीजें हैं जो 1 to 1 सिखाई जाती है जब आप पढ़ते हैं। ठीक है, क्योंकि ये प्रोसेस थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसको ध्यान से समझना है आपको। ठीक है, मन में जो भी पहले से ही कुछ उसके बारे में जो भरा होगा ना, वो सब कुछ देर के लिए साइड में रख देना बस। ठीक है, लाल किताब से सुना है या हाँ सुना, वो सब थोड़ा सा साइड में रख के बिल्कुल खुले दिमाग से सुनना, जो बता रहा हूँ, बाद में अपने क्वेश्चन पूछ पाए। जब मैं ये बोलता हूँ कि कुछ ऐसे कर्म आपके पूर्वजों ने किए हैं जो आपको भोगना पड़ रहा है, क्या ऐसा होता है? पहली, बिल्कुल होता है। हमारे पास बहुत एग्जाम्पल है रामायण में ना। रामायण में राम के वंशज ही थे ना ये, जिनको भागीरथ भागीरथी जिसने गंगा का अवतरण गंगा। भारत में कराया था धरती पे, ये भी तो किसी श्राप से ही पीड़ित थे। हम्म। इनका वंश वृद्धि नहीं हो रहा था, इसी वंश में आगे भगवान राम था। ये स्टोरी सबको ऐसे कितनी स्टोरी है। तो स्टोरी छोड़ के अगर मैं आपको जनरल सेंस में ये बोलूँ कि आज के टाइम पे अगर आपके फादर के पास 200 एकड़ जमीन है, ठीक है, तो उनके जाने के बाद वो किसको मिलने वाला है? और इसी बात है, हमें मिलेगा, है ना, हम उनके बच्चे हैं, मेरे फादर के पास तो मुझे ही मिलने वाला है। तो जो प्रॉपर्टी होगी, बट अगर कोई कर्जा किसी ने ले रखा है तो वो कौन चुकाएगा उनके जाने के बाद? वो भी मुझे चुकाना पड़ेगा। ये तो हो गई मेटेरियलिस्टिक चीजें। क्या ये चीजें कर्मों पे अप्लाई नहीं होती? कुछ अगर कर्म उन्होंने किए हैं, ऐसा कुछ बड़ा कर्म, अच्छा कर्म, तो वो आपको मिलता है भाग्य के फॉर्मेट में। जैसे आप कहते हैं ना, मेरा लक बड़ा अच्छा है, मेरा यहाँ एडमिशन हो गया आसानी से, मेरे काम तो बड़े आसानी से हो जाते हैं, बिजनेस में सक्सेस चल रहा है। तो भाग्य जब कहते हैं, भाग्य मेरा भाग्य, आपका भाग्य में आपका तो रोल होता होता है, साथ में आपके पूर्वजों का भी होता है। उन्होंने कुछ अच्छे कर्म किए हैं जो आपको आज आपको भाग्य के बन के मिल रहा है। पर ये दुर्भाग्य भी मिलता है, ऐसे ही, है ना। तो ये चीजें होती है। या तो भोगने के लिए वो खुद प्री बर्थ लेके आए तो उनको वो चीज मिल जाएगी, नहीं तो फिर आप भोगे। इसलिए हमारे में ना वो षोडश कर्म में ये सब विधान थे सब, अंत्येष्टि कर्म, ये वो, श्राद्ध करना होता है, ये सब, ताकि उनका अकाउंट वहीं पर क्लोज हो जाए। हमें अच्छा बुरा कुछ नहीं चाहिए उनसे, हम अपना भाग्य खुद बनाएंगे। ठीक है, तो अगर आप अच्छा भाग्य लेने के लिए अगर आप रेडी हैं, तो फिर बुरे के लिए भी रेडी रहे। तो हमें नहीं पता कब कहाँ कैसा क्या मिले, है ना, क्योंकि एक जन्म की बात नहीं है। तो इसलिए हमारे वो षोडश कर्म में पूरा नियम था कि हम लोग हर कर्म को करें। उसमें श्राद्ध भी होता था, उनको सब कुछ होता था, पूरे नियम के साथ करते थे लोग। तो उनको रीबर्थ उनका होता था, उनको शरीर मिलती थी, वो पिंडदान किया जाता है, वो शरीर होता है, वो अन्न अन्न में बनाया जाता है ना, ताकि उनको एक अन्न का कोश, उनको अन्न का बॉडी मिले, अन्न मतलब शरीर, उनकी गति हो आगे, इसलिए हम उनको देते हैं, तर्पण करते हैं, जल देते हैं। तो ये सब विधान थे। बट बहुत बार हमारे पूर्वजों ने कुछ ऐसे वो कृत्य कर दिए होते हैं, कभी बाल हत्या कर दिया, किसी बच्चे को मार दिया, कुछ कर दिया, है ना, फॉरेस्ट, वन को नाश करना। जितने बिल्डर्स हैं ये, जो पहाड़ काट के, जंगल काट के अभी तो बन रहे हैं, बट ये भुगतना पड़ता है उनके बच्चों को आगे, तो आगे आने वाली जनरेशन को। जितने लोग ये ब्राइब लेंगे, घूस लेंगे, है ना, पॉलिटिशियन, पुलिस वाले, कुछ भी, अभी तो मजे करेंगे, बट आगे जाके इनको फेस करना पड़ता है। तो इसको आप चाहे पितृदोष के फॉर्मेट में बोलो, कैसे ही बोलो, बट ये फेस होता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे दोष हैं जो बनते हैं। मैं सिर्फ एक का एग्जाम्पल दूँ।
तो यहाँ पर हमने सन और मून को जोड़ा हमने इसके साथ, राहु केतु सैटर्न के साथ, जो उनका इफेक्शन हो सकता है। सन मून ही क्यों? सन डिनोट करता है फादर साइड की लिनेज, मून डिनोट करता है मदर साइड की लिनेज। ठीक है, तो अगर सन या मून में से किसी में भी एफ्लिक्शन आपका होता है तो उस पर्टिकुलर लिनेज के साथ प्रॉब्लम दिखती है। तो क्या सिर्फ सन और मून का एफ्लिक्शन हो जाने से हम बोल सकते हैं कि लिनेज में ही कुछ प्रॉब्लम होती है? नहीं, फिफ्थ एंड नाइन्थ का भी कनेक्शन होना जरूरी है ना, क्योंकि वो जो भाग्य और जो पूर्व पुण्य है फिफ्थ एंड नाइन्थ ही देते हैं, है ना। जब तक वो सन मून से कनेक्ट होकर एफ्लिक्शन में ना हो तब तक ये योग नहीं बनता। ठीक है, इसलिए दोनों नियम होने फुलफिल होने जरूरी है, फिफ्थ एंड नाइन्थ में से कोई एक हाउस कनेक्ट हो सन या मून के साथ और एफ्लिक्टेड। क्लियर सभी को? यस अब ये एक चार्ट है ये, ठीक है। यहाँ देख रहे हैं सन वीनस अष्टम में है, राहु के साथ मून आ गया मार्स, ना मार्स मून राहु एक साथ। एंड फिफ्थ हाउस में टॉरस है। फिफ्थ हाउस में टॉरस साइन है, लॉर्ड हो गया वीनस, वो सूर्य के साथ है। सूर्य वीनस दोनों एनिमी है, वैसे भी इस कुंडली के लिए सूर्य बड़ा अच्छा नहीं है, अष्टमेश भी है शुक्र के साथ, ऊपर से सैटर्न उसको देख भी रहा है ना। सैटर्न का रिफ्लेक्शन तो आ ही गया, केतु का रिफ्लेक्शन भी आया। ठीक है, मतलब कि पितृ दोष तो देखो क्या, बट लग्न चार्ट तक ये नहीं बता सकते कि एग्जैक्टली फादर की साइड से आया कि सूर्य रिफ्लेक्टेड है इसी वजह से, नहीं, या वो क्रॉस चेक और करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ वर्गा चार्ट आपके काम। ठीक है, यहाँ सन एंड मून को मैंने कारक माना है, बट इस कारक से आप ये कंफर्म नहीं बताएंगे कि यही फैमिली में यही प्रॉब्लम, मतलब यही फादर की साइड से ही कुछ गड़बड़ हो गया है। अब इसके लिए हमने हायर डिविजन्स में हमने एक चीज पढ़ी थी, D45 एंड D40, है ना। वो हमने क्या देखा था, देखिए संवेदांश D40, इनहेरिट कर्मास फ्रॉम मेटरनल लिनेज मदर साइड से, D45 फ्रॉम पैटर्नल। ये क्लियर है? दो चार्ट, इसके और भी यूजेस होते हैं बट मैंने अभी इतना ही इसमें डाला। ठीक है, ये चार्ट अभी देख लिया। अब एक बार यहाँ मैंने D40 D45 दोनों बना रहा। तो ये जो रिफ्लेक्शन आपने दिख रहा है, क्या एज सिंगल रिफ्लेक्शन आपको यहाँ भी है 40 या 45 में? जिस चार्ट में एग्जिस्ट करेगा उस लीनियर से प्रॉपर है, समझ में आया? D40 में आप देखो सन राहु केतु के साथ ही है, लिब्रा साइन, इन्विटेशन भी चला गया हुआ, है ना। मून टॉरस में है, मून ऐसा कोई, मून वाले में एग्जॉर्टेड हो गया वहां पे, ऐसा कोई बहुत ज्यादा कोई प्रॉब्लम वहां मून के साथ नहीं है, बट सूर्य जरूर वहां भी कमजोर हालत में है, ऊपर से एफ्लिक्टेड हो गया, सीवियर है ना। केतु और राहु दोनों मरकरी के साथ सब। बट अगर यही D45 में आप देखो, सन एक्सॉल्टेड है लेडीज में, मून के साथ चला गया वीनस और वो फाइन, राहु केतु सैटर्न सब डिफरेंटली बैठे हैं, राहु केतु के साथ एटलीस्ट सन मून का कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं दिखता है। तो कहाँ एफ्लिक्शन आपको दिख रहा है, 40 में, 45 में, D40? टीम में। मतलब कि मेटरनल साइड से कोई समस्या है ना। मैटरनल साइड में भी देखो वहां पर ना सन एफ्लिक्शन में है, मरकरी है, केतु है, राहु है ना। अगर मैं इसमें और डिटेल में नहीं जाते हैं कि क्या रीजन रहा होगा, क्या किया उन्होंने, ऐसा तो ये सब नहीं, इतना आप लोग समझो कि ये पर्टिकुलर दोष किस लिनेज से आ रहा है ये आइडेंटिफाई हमने किया। D40 चार्ट मतलब मदर साइड से ही चीज आता है। ठीक है, तो मदर साइड से आएगा तो ये जो रेमेडी होगा वो भी
उनके साथ करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप गए और घूमते फिरते नंबर छोड़ गए, करा क्या है, ठीक है ना, ऐसा नहीं है ना। ठीक है, तो जिस वजह से दोष है, जिनकी वजह से है, उनको तो इन्वॉल्व होना पड़ेगा ना इस रेमेडी में। सर ठीक है, इनमें राहुल तो साथ में आ गए। हाँ साथ में आ सकते हैं ना वर्धा में। मैं आपसे क्यों बोल रहा हूँ, इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि हाउस नहीं लेना, नहीं लेना, इसलिए नहीं, क्योंकि नहीं हाउस सिस्टम नहीं, यहाँ पर राशि वाइज लेते हैं। यहाँ वर्गा का मतलब है कि ये पर्टिकुलर उस राहु यहाँ पर लिब्रा साइन में बैठ के वो पर्टिकुलर लिब्रा अंशा का काम कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। बट केतु जो है वो एरीज में जरूर बैठा है, बट एरीज के अंदर भी वो लिब्रा अंशा में है। मतलब ये समझो कि हर राशि में वो राशि रिपीट होगी अपने अंदर। कुछ इस तरह का फॉर्मेशन अपने माइंड में रखो तो ये क्लियर होगा आपको वर्ग के साथ। ठीक है, ऐसे तो सन और वीनस अपने से एक दूसरे इतना दूर तो नहीं रह सकते जितना दूर D40 में है। हाँ वो थोड़ा मेरे को डिफरेंट लगा ना, इसलिए हाँ, पूछा। वो इसीलिए हाउस सिस्टम काम नहीं करेगा यहाँ पे। इसलिए मैं भाव चलित चार्ट मना करता हूँ यहाँ करने का ना, क्योंकि ये जहां मैंने भाव लिया वहां पर फिर ये पक्का करना पड़ेगा कि सन मरकरी वीनस आसपास रहे सब। जी। एक दो हाउस से आगे पीछे जा नहीं सकते। इतना आगे जाने का मतलब है कि 30 30 30 30 4 30 120 डिग्री आगे चला जाए। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ना। हाँ सागर। ऐसा सर, जैसे यहाँ पे राशि चार्ट में हम्म चंद्र राहु के साथ में है, हम्म वैसे ही आपने बताया कि पंचम भाव और नाइन्थ भाव का भी रोल होता है सर। हम्म तो सर अगर किसी चार्ट में, जस्ट एक चार्ट है सर, तो अगर किसी चार्ट में अगर सूर्य लग्न है, हम्म द्वितीय भाव में सर सन है, मर्क्यूरी है, केतु है। सन है, मार्स है, केतु है, हम्म और ठीक है। सर अष्टम भाव में चंद्र है और राहु है, हम्म और सर उनके नवे भाव में जुपिटर रेट्रोग्रेड। तो हाँ सर पंचम भाव का स्वामी जुपिटर होगा, हाँ सूर्य लग्न है, और सर मार्स कनेक्टेड है 9th हाउस। तो नहीं सर तो इसमें भी क्या हमें D40 देखना पड़ेगा या डिक्लेयर कर सकते हैं कि नहीं, देखो पितृदोष तो ये तो कंफर्म है। ठीक है, ये तो जी डिक्लेयर कर सकते हैं आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर फर्दर जी इन्वेस्टिगेशन करना है आपको कि अगर है तो क्या ये फादर साइड से है कि मदर साइड से है, इसके लिए D40 45 ओके आप यूज कर सकते ओके। और जो रेमेडी होगा वो अगर 45 से है तो 45 के लिए होगा, मतलब फादर साइड से होगा, 40 है तो मदर साइड से होगा। हैं। हाँ ठीक है, ठीक है ठीक है। सर, ठीक है सर। अब इसमें देखो ये सब ना प्रैक्टिकल चीजें हैं, ये आपको समझनी पड़ेंगी कि अभी मान के चलते हैं कि कोई फीमेल है, आफ्टर मैरिज प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हुई, उन्होंने कुंडली दिखा है, मैं बोलता हूँ कि मदर साइड से करना है, तो कौन सा मदर, इन लॉस वाली मदर की साइड से, कि वो जो लेडीज इस फैमिली से बिलोंग करती हैं, बर्थ जहाँ हुआ है वहां पर मदर की साइड से। तो ऑब्वियस सी बात है कि जिनकी कुंडली है वो जी बाई बर्थ ही मानी जाएगी, तो बर्थ जिस फैमिली में हुआ है वहां जी मदर की साइड से ही करना है। ठीक, ठीक है ठीक है, और मैक्सिमम जो पितृदोष के उपाय होते हैं ना, वो हमेशा जो फैमिली में जो मेल पर्सन होते हैं ना उनकी इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी जी, है, उनकी प्रेजेंस में ही किया जाता है। ठीक है, ठीक है ऐसा नहीं है कि गाय को चारा खिला दे पितृदोष खत्म। इतना तो वही बात होगी कि हरिद्वार गए, गंगा नहा के आगे, सारे पाप। सर, ऐसा नहीं होता है, तो अपने ठीक कुछ है सर। नियम है उससे अकॉर्डिंग इसको करना है। ठीक है, बट सर ऐसे तो अगर हुआ राहु राहु केतु का संबंध डायरेक्ट सन मून से, तो डिक्लेयर तो कर सकते हैं, लेकिन फर्दर इन्वेस्टिगेशन भी करना पड़ेगा हाँ, अब डिक्लेरेशन तो वही कर दो वो लगना। रेमेडी के लिए। हाँ, बाकी आपको जी और ज्यादा जी आपको देखना है कि कुछ लोग आउट ऑफ क्यूरियोसिटी पूछ लेते हैं, तो शायद तो सही, बट क्यों है ना। अब हमारे जी लिए ये बताना बड़ा मुश्किल है कि कौन से जन्म का कर्म है, ये पिछला है, पिछले से पिछला है, 10वां जन्म है, कौन सा जन्म हमें नहीं पता है। बट ये पता है पास्ट लाइफ में कितने लाइफ आ गए ये हम काउंट नहीं कर सकते।
ठीक है, बट हम एटलीस्ट इतना बता सकते हैं कि लेकिन फादर लेकिन एंड मदर। लिनेज पता कर सकते हैं। इवन आप इसमें ये भी जी बता सकते हो, वो पॉइंट मैं नहीं ले रहा अभी क्योंकि वो भी आउट ऑफ कंटेंट जाएगा, कि किस प्रॉब्लम की वजह से ऐसा बहुत बार होता है, सुसाइडेड केसेस की वजह से हो जाता है। घर में किसी ने सुसाइड कर लिया, ठीक है, अब उनके राइट्स अच्छे से नहीं करे उन्होंने, उनका कर्म तो पेंडिंग हो गया। जो उन्होंने अपने लाइफ में बुरे कर्म करे वो कौन झेलने वाला है? वो तो सुसाइड करके मर गए, फैमिली ने कुछ उनका आगे किया नहीं, उनका उनका रीबर्थ होगा नहीं, या टाइम लगा, वक्त वक्त लगता है ना, बहुत बार लग जाता है, रीबर्थ होता ही नहीं है, जी बहुत टाइम के जी। बाद होता है। पर जब तक वो रीबर्थ नहीं होगा उसके कर्म को कौन झेलने वाला है? फैमिली उनकी मेंबर्स, उनकी बच्चे। उनकी इमीडिएट फैमिली ना, जो बाद में पैदा होंगे जी जी। वो करेंगे। अब वो लोग पूछ रहे हैं कि क्यों हुआ ऐसा, हमारे साथ क्यों हो रहा है, तो आपको पता तो करना पड़ेगा ना कि फैमिली में कोई तो ऐसा कुछ एक्सीडेंटली सुसाइडेड डेथ हुई है, तो वो चार्ट बताएगा वो डिफॉल्ट। ठीक है सर, लेकिन वो हम कवर नहीं करना सर। हाँ, वो आप लोग अभी एक्सपीरियंस आप करना शुरू कर दो, कहानी बनानी आनी चाहिए आपको ना, वो घरों को जोड़ के, ठीक कार्यक्रमों को जोड़ के। ठीक। सुसाइड के आपको योग पता होंगे तो आप जी कर दोगे इसको। ठीक है। बट वो योग ध्यान रखना, वो योग D1 में ही लागू होंगे, D40 में ही लगा देना। वो D40 को फिर आप उसको राशि तुल्य D40 बनाइए, वहां लगाइए। जो आपने अभी बताया। हाँ, जी ठीक है। ठीक है। थैंक यू ये सर। अभी सर, 8 पितृदोष के लिए राहु केतु का इन्वॉल्वमेंट जरूरी कंपल्शन है। जरूरी है। तो फिर कई एस्ट्रोलॉजिस्ट झूठ क्यों बोल देते कैसे भी करके कि पितृदोष है करके पूजा करवा देते हैं। वो तो उनकी श्रद्धा है, सर हम खुद करवा चुके हैं ना, इसलिए बोल रही हूँ मैं। वो अपनी श्रद्धा थी, अपने सबकी सर श्रद्धा होती है। बोल के डरा बट के। गलत, गलत है ना ऐसा ऐसा। आपका नियम को समझो ना। मैंने इसलिए आपको पूरी कहानी सुना रहा हूँ कि पितृदोष हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक होता है पितृ बाधा, पितृदोष, जी दोनों में फर्क है। पितृ बाधा थोड़ा सा हार्मफुल होता है, वो है ना, वो नुकसान करने के लिए बनते हैं, वो पूर्वजा को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं वहां। पर अच्छा। पितृदोष जो होता है ना, वो जाने अनजाने में चीजें आप तक पहुंचती है, दोनों में फर्क है। लोगों को यही नहीं पता ना कि बाधा और दोष में डिफरेंस क्या है। यार बाधा मतलब रुकावट बन रहा है, वो आपके हर काम में रुकावट आएगी। जी तो जी। बाधाएं बहुत तरीके की होती है, पितृ बाधा होती है, प्रेत बाधा होती है, देव बाधा होते हैं, है ना, हाँ जी नजर बाधा होती है, किसी के नजर लग जाती है ना। प्रेत बाधा मतलब कि कुछ अनवांटेड स्पिरिट जी परेशान जी। करते हैं, ऐसे होते हैं केसेस। ये मतलब ऐसा नहीं है कि कहानियों में है, ऐसे केसेस मिलते हैं। तो ये सब चीजें होती हैं, बट जब भी बाधा वर्ड जहां पर आएगा ध्यान रखना, वहां पर बाधक ग्रह का यूज होता है। बाधक ग्रह का जो रियल एप्लीकेशन है वो ये होता है। जी। अगर इसी कॉम्बिनेशन में मैं बाधक ग्रह भी जोड़ दूं तो ये पितृ बाधा बन जाएगा, है ना, ये पितृ बाधा बन जाए। पितृ बाधा मतलब अभी ये कैप्रिकॉर्न लगना है, इसके लिए बाधक कौन होता है, पढ़ा था हमने बाधक ग्रह। तो फिर मंगल हो जाएगा सर, क्योंकि 11वां वो हमने 1 4 7 10 वाला। हाँ, हमने हमने चर। हमने ये पढ़ा था कि चर स्थिर द्विस्वभाव 3 कैटेगरी है राशियों की। चर राशि में जी बाधक जी। कौन होता है? 11th हाउस, 11th लॉर्ड, है ना। हाँ मंगल। हाँ, और स्थिर राशि में, चर स्थिर राशि में होता है 9th हाउस, 9th लॉर्ड, 9,000। ना। और 9th लॉर्ड हाँ जी। द्विस्वभाव लग्न में होता है 7th हाउस, 7th। तो ये 7th कैप्रिकॉर्न कौन लॉर्ड सा है। राशि है? चर राशि है ना सर ये तो। स्थिर है। नहीं, चर अच्छा, होगा ना। नहीं 1 4 सर चर ही तो है सर। चर होगा, स्थिर कहाँ से? चर चर वही राशि तो है, बोलते चर तो चर राशि है राशि का ये। मतलब बाधक कौन हुआ यहाँ पर? स्कॉर्पियो, मंगल। मंगल। हाँ जी। अगर ये मंगल अब यहाँ पे सन के साथ अगर कनेक्टेड होता तो ये प्रेत बाधा होता। हम्म। प्रेत बाधा कह रहा हूँ मैं, पितृ बाधा। ओके। ठीक। ठीक है, ये भी अपने हाँ बहुत जी। बड़ा अपने में पूरा टॉपिक ही है ये, बाधा वाधा पढ़ना। ठीक है, फिर एक उपाय बताए जाते हैं, ये अलग होता है, पर ठीक है। और इस सर हाँ, कनेक्शन मतलब एस्पेक्ट भी हो सकता है, डिस्पोजिटर भी, राइट सर? आस्पेक्ट डिस्पॉइंट। अभी अभी देखो D1 में देखने में लगेगा कि मंगल तो मून के साथ ही बैठा है ना,
तो हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, बट ये आगे एक्सटेंड नहीं हुआ ना फर्दर, 40-45 में कहीं नहीं दिख पाई थी, इसलिए वो नहीं है, इसलिए वो टॉपिक तो मैं फिलहाल नहीं ले रहा हूँ। बट फिलहाल कुल मिला के मेरा होल पर्पस यहाँ पर ये था कि वर्गास को कैसे हम यूज करना है, इतना आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, प्रैक्टिकली अपने हम लोग चार डिस्कशन में 40-45 तक नहीं जाएंगे, हम लोग D10 तक जाएंगे लास्ट। ठीक है, D9 देखेंगे, D7 देख लेंगे, D10 देख लेंगे, D3 देख लेंगे, इतना यही ज्यादा लोग पूछते हैं। 40-45 यूज नहीं करेंगे, इसलिए मैंने एग्जाम्पल ले लिया ताकि आपको एक आइडिया रहे इसका। ठीक, तो कुल मिला के हमको राशि लेनी है वर्गास में, उस राशि को आपको कोरिलेट करना है आपके D1 चार्ट में, तो वहां से आपको हाउस की पता लगता है। और जो भी आपका ग्रह एक्टिवेटेड है, उस ग्रह के आप देख लेंगे कि क्या आपको करियर में देखना है, मैरिज में देखना है, चिल्ड्रन के बारे में देखना है, संतान के बारे में D7 चार्ट से देखना है। ऐसे करके इसमें देखना। ठीक है, अब आने वाले क्वेश्चंस में एग्जांपल चार्ट अब हम लेने लायक बन चुके हैं। ठीक है, तो मैं एग्जांपल चार्ट अब डिस्कस करूंगा, वर्गा उसकी यूज करके कंप्लीट एग्जांपल चार्ट डिफरेंट डिफरेंट बुक्स। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना काफी है, कुछ क्वेश्चन है किसी को तो पूछ सकते हैं। हाँ, जैसे कोई बच्चे अडॉप्टेड होते हैं, जी, तो उनका अगर कोई पितृ दोष है तो अडॉप्टेड वाले करेंगे या जिनसे बच्चा लिया है उनका, उनसे पितृ दोष का निवारण होगा? जो उनको लेंगे वो वो करेंगे, मतलब अब एट प्रेजेंट जो उनको अडॉप्ट करेगा वही वही निवारण करेंगे। करेगा। हाँ, तो उसके जो नियम थोड़े से डिफरेंट होते हैं, तो वो जो कराएंगे ना इसके सोल्यूशन, वो ठीक, बताएंगे आपको कि कौन इसमें क्या करने वाला है ना, ऐसे। ठीक है सर। सर अभी आपका जो प्रश्न वाला कोर्स आने वाला है वो हमारे लिए एडवांस, मतलब मैं अपने लिए करना चाहूँ तो एडवांस लेवल का हो जाएगा क्या? एडवांस लेवल का नहीं है, जो सारे नियम अपने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये यही नियम उसमें यूज होंगे, मतलब अगर मैं ज्वाइन करना चाहूँ तो कर मेरे लिए सकते हैं। एक्स्ट्रा तो नहीं हो जाएगा कि कुछ नहीं, अलग? नहीं, कंटेंट वाइज कोई एक्स्ट्रा नहीं है, कोई एडवांस कंटेंट ऐसा नहीं है कि बहुत एडवांस है, यही है सारे जो नियम अपने पढ़े, एक्सप्लॉइटेशन, लिमिटेशन, हाउस, कैरेक्टर को पता होना चाहिए बस। मैं एक बार फिर बात कर लेती अगर तो वो कर सकते हैं, चाहे ये है चाहे BNN है, दोनों दोनों आप कर सकते हैं। प्रैक्टिस वाली बात है, टाइम आपको निकालना है। हूँ। हाँ जी, हाँ जी। हाँ गुलशन, सर मैं ये पूछ रही थी कि इस ये कोर्स करने के बाद सर प्रिडिक्टिव कर सकते हैं, जो प्रिडिक्टिव कोर्स आपके यहाँ होता है? हाँ, और ये कोर्स के बाद ना आपको काफी कुछ प्रिडिक्शन करना वैसे भी आएगा। ठीक है, बाकी नहीं सर, हाँ, मैं कंफ्यूज इसमें हो रही हूँ कि भृगु नंदी नाड़ी करना चाहिए कि प्रिडिक्टिव करना चाहिए, क्या नक्षत्र का करना चाहिए, इन तीनों में से पहले किसका करना चाहिए? BNN कर लेना। ठीक है, भृगु नंदी नाड़ी। बिल्कुल गाड़ी कर लेना। जो प्रश्न वाला, जो आरती जो पूछ रही है प्रश्न वाला, प्रश्न एक सब्जेक्ट है। ठीक है, जो हमेशा हमको ना, जब भी आप खुद भी देखते हो, तो कल को जाके अगर आप प्रोफेशनल प्रैक्टिस करते हैं, तो रिकमेंडेशन ये होती है कि हमेशा पर्सनल चार्ट बनाए हर क्वेश्चन। पर्सनल चार्ट उसको ना वेरीफाई करता है ना, पर्सनल चार्ट में आंसर निकलते हैं। एक्चुअली बहुत बार आपके पास ना क्वेश्चन ऐसे आएंगे, आपको नेटल चार्ट में समझ में नहीं आता, कंफ्यूज है, पर्सनल चार्ट में आंसर ऐसे होती है। और पर्सनल चार्ट के पास नियम एक होता है, चीटिंग नहीं करना, मतलब अपने साथ। पर्सनल चार्ट बड़ी प्योर साइंस, कोई अगर मैनिपुलेशन करके पूछ रहा है तो नुकसान उसका होता है, हमारा कुछ नहीं, हमारी प्रेडिक्शन गलत है, उसको जिंदगी में कभी आसान नहीं मिलता उसका। तो तेज नहीं बनना है, प्रश्न प्रश्न साइंस ऐसा है बड़ा ना, क्या बोलते हैं इसको कि प्योर हार्ट का बड़े भोले बन के पढ़ो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्मार्ट नहीं बनना है प्रश्न के लिए। क्योंकि वो क्या होता है ना, वो प्रकृति के नियम आपको सपोर्ट करते हैं प्रश्न विद्या में। जो कहते हैं ना ज्योतिष एक देवी विद्या बोलते हैं, वो जो दिव्यता जो है ना, वो आपको प्रश्न में समझ में आता है। क्योंकि अभी यहाँ पर तो हमारे पास नियम बड़े स्पष्ट है, नियम आपने देख लिए, बता दिए, यहाँ पर दिव्यता कहाँ है?
आप इसको दिन में पढ़ो रात में पढ़ो, क्या फर्क पड़ता है? आपका आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, आप कर लोगे। प्रश्न में ऐसा नहीं है, आप लाख मर्जी प्रैक्टिस कर लो प्रश्न, और जब तक आपकी कॉन्शियसनेस, आपकी चेतना उस ग्रह के चेतना के साथ कनेक्टेड नहीं हो, ग्रह आपसे बात नहीं करेंगे ना, तब तक उसमें मास्टरी नहीं होगी। मुझे प्रश्न करते थे पहले लोगों ने मैच प्रिडिक्शन करना शुरू कर दिया, मैंने अच्छा करना चाहिए, डेली बड़े मैच करते रहो ना, 10 मैच में से 5 सही होंगे, 5 गलत हो जाएंगे। ऐसे प्रश्न का क्या मतलब? वो इसलिए होता है क्योंकि आप डेस्परेट हो करने के लिए, एट दी एंड, एट द बैक ऑफ द माइंड, आप उस विद्या को सीखने के लिए नहीं, आप उसको टेस्ट इम्प्रेस करने के लिए किसी को, है ना, या गैम्बलिंग के लिए, किस कुछ पर्पज से अगर आप करने की कोशिश कर रहे हो, कभी जिंदगी में कभी आंसर नहीं कर पाए। प्रश्न में ना हर छोटी छोटी डिटेल आपके काम आती है। आपने प्रश्न बनाया, कोई गाय सामने से निकल के गई, आपको दिख रहा है, वो निमित्त है, वो नेचर इंडिकेट कर रहा है कुछ ऑस्पिशियस है चार्ट में, देखो समझो, समझ रहे हो ऐसा। तो ये हर डिटेलिंग उसमें काम आती है, तो इसलिए बोलते हैं ना कि प्रश्न को करने के लिए दिमाग खुला होना चाहिए और साफ होना चाहिए, तो प्रश्न काम करता है। तो प्रश्न अब तक प्रैक्टिस करना, जब आपके अंदर पेशेंस हो सीखने का, उससे पहले सारा 20 मिनट आप करके एकदम पक्के हो जाओ, मेहनत करो ढंग से। अदरवाइज प्रश्न भी है कोई ऐसी चीज नहीं है कि बहुत तो चीजें बहुत वक्त लगता है करने को, ये हार्डली 2-3 महीने का काम होता है सर, सीख लो, मेहनत चाहिए। ठीक है, प्रश्न के सारे नियम यही है जो हम लोग पढ़ते हैं, और थोड़ा उसको हम लोग अलग तरीके से हम लोग उसको यूज कराते हैं, बाकी वो जैसा एडवांस सिस्टम नहीं है। हाँ उमेश जी। सर आपने कहा था कि आप स्टॉक मार्केट कोर्स पे काम कर रहे हो, इसमें मॉडिफिकेशन करने का कर रहे थे, हाँ हाँ, तो सर वो अभी काम चालू है सर? कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं सर उसको, उसका ऐड आ वो गया है उसमें कोर्स को? वो ऐड पता नहीं डाल, मैं मना करता हूँ फिर भी डाल देते हैं, वो प्रॉब्लम, मैं तो करना है, थोड़ा पता नहीं वो मुहूर्त अच्छा नहीं बन पा रहा है, जब भी करने जाते हैं कुछ ना कुछ। 1 सेकंड। मैम ऐड तो मैंने देख लिया था, पर उसमें डेट स्पेसिफाइड नहीं थी, हाँ तो मैंने भी ऐड मैंने कहा देखा। सर से क्लैरिफाई कर लेता हूँ। मुझे कोई उसमें जल्दी नहीं है, लेकिन मुझे ये है कि एक बार मतलब मैं मिस नहीं करना चाहता। हाँ जी, वही मैंने भी ऐड देखा, आज ही देखा एक्चुअली, इसलिए मुझे लगा। एक तो स्टॉक मार्केट रिकॉर्डेड कोर्स का टेलीग्राम पे मैंने देखा, रिकॉर्डेड कोर्स है वो, जो नवरात्रि में थोड़ा सा डिस्काउंट पे है हाँ कोर्स, वो रिकॉर्डेड है, वो लाइव नहीं है। तो मैं पूछना चाह रहा था लाइव कोर्स के बारे में। अच्छा, हाँ मैंने शायद रिकॉर्डेड वाला ही देखा है जो आज। हाँ वो रिकॉर्डेड वाला होगा, वो है ना, लाइव कोर्स का भी अनाउंसमेंट नहीं किया होगा उन्होंने। हाँ वो नहीं नहीं सर, वो रिकॉर्डेड ही होता रिकॉर्डेड है, वो रिकॉर्डेड है, उसको थोड़ा सा डिस्काउंट पे डाला है, तो इसलिए उसका हाँ ऐड किया है। हाँ, वो करे करे होंगे नवरात्रि के लिए ना उन्होंने ऐसे भी किया। जी 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 वो जी जी। करेंगे थोड़ा, वही कि थोड़ा समय तो उत्तम नहीं आ रहा है, कोई नहीं सर, मुहूर्त जल्दबाजी कर कोई नहीं, लेंगे। उसमें मेरे को कोई जल्दी नहीं है, बट मैं ये मेरे को ये है कि मैं मिस नहीं करना चाहता, तो इसलिए मैं आपसे दोबारा पूछ लिया। सही है। अभी क्या हुआ ना, अभी जैसे उसको कोर्स कंटेंट जैसे रिवीजन ये कर रहे थे, तो एक का फोन आया, तो उन्होंने बोला वो कोर्स आप करा रहे हो, मुझे सर से बात करनी, मैं बात भी करा दी, लेकिन ऑफिस में था, तो उनकी डिमांड ये थी सर एक काम करिएगा ना कि कोर्स आप मैं एनरोल कर लेता हूँ, और तो थोड़ा मैं ऑप्शन ट्रेडिंग शुरू कर दूंगा, फिर जब पैसे आ जाएंगे तो कोर्स की फीस दे दूंगा। तो मैंने ये बोला था तो एक काम कर लेते हैं ना, आप अपने पैसे मुझे दे दो, मैं इन्वेस्ट करके मैं वही प्रॉफिट बना के दे देता हूँ, कोर्स भी शुरू करता हूँ, है ना। तो ऐसे ऐसे लोग होते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा सर आपने एक टीम है मेंटरशिप प्रोग्राम करके। का डाला था। हाँ, मेंटरशिप मैं प्रोग्राम वो करेंगे उसको, एक्चुअली उसमें क्या है ना कि बच्चे थोड़े सेलेक्टेड हमको लेने हैं, क्योंकि हमारा पूरा टाइम जाएगा उनके पीछे, थोड़े इसलिए बच्चों को देख के उसमें सेलेक्ट करेंगे। तो मैंने बीच में डाला था, वो मैंने हटा दिया था उसके बाद में। हाँ जी सर, आपने विद इन 5 मिनट्स ही डिलीट कर दिया था। वो हाँ 2 इयर्स का प्रोग्राम आपने डाला था, वो डाला था, इसको तो थोड़ा वो रुक कब के तक करेंगे होगा उसको। कुछ है सर?
नहीं, अभी कोई डिसाइडेड नहीं है उसका, वो चीज सब कुछ करना मुझे ही है, तो मुझे पहले अपना टाइम एक बार देखना पड़ेगा, तो करके दोबारा मैं अनाउंस करूंगा उसको। ओके सर, ओके। अब मेंटरशिप प्रोग्राम के लिए पहले बच्चे उस लायक तो बने ना। अभी असाइनमेंट तो टाइम पे आते ही नहीं इन लोगों के, तो क्या ही मेंटरशिप करेंगे। मेंटरशिप में तो बच्चे तो फिर तो परेशान हो जाएंगे हमारे साथ रह के, तो वो नहीं कि थोड़ा सा आराम से करेंगे। हाँ पूछिए। सर मुझे ना फिर एक बात पूछनी है आपसे सर। सर हम जब D1 चार्ट देखते हैं ना सर, कई में चार्ट देखते हैं सर, उसमें ना ग्रह जो होते हैं अपनी पोजीशन चेंज कर देते हैं, तो उसको हम किस तरीके से उसमें प्रिडिक्शन करना या समझना बहुत मुश्किल होता है। जैसे किसी का अगर वीनस 10th हाउस में और है। चलिए, और चलिए इसके बात करते हैं। हाँ जी, वहां मेरे और को चलिए बिल्कुल समझ इसमें आता क्या है। होता है ना, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूँ।